बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पढ़े थे, वस्ती एशियाई ममालिक। आज हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ पढ़ेंगे, ठीक है जी। मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वो पढ़ेंगे हम। उसके अंदर ईरान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, इसराइल वाला कन्फ्लिक्ट है वो भी आज ही देखेंगे। और उसके बाद टर्की, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और सारे कंट्रीज़ जो हैं आज हमारा जो है वो सारी की सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान हिस्ट्री या पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका हर एग्ज़ाम के अंदर, हर पेपर के अंदर एक मेजर पोर्शन होता है। ज़्यादा तादाद के अंदर MCQs पाक स्टडी से आते हैं। तो एक लेक्चर मैंने तैयार कर लिया उसका, तो वो मैं जल्दी अपलोड करने लगा इंशाल्लाह ताला। तो आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो जो है साथ के साथ करते जाएं। आज वाला लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, तो आपने कोशिश करना है इसको कवर कर लेना है, ठीक है। इसको लिखना है, ख़ास तौर पे जो पैलेस्टाइन और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है बहुत ही लेंथी है, तो इसको आपने लाजमी लिखना, तभी आपको समझ आएगा। उसको मैंने बिल्कुल रूट से कवर करने की कोशिश की है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे अंदाज में मैंने आपको एक तरतीब से समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला आज का टॉपिक हमारे पास जो है इराक़ है जी। इराक़ का जो पुराना नाम है वो हमारे पास सेपोटोमिया इसको कहा जाता है। ये इसका नाम है जी सेपोटोमिया, MESOPOTAMIM। सेपोटोमिया इराक़ का पुराना नाम है, याद रखिएगा। फिर इसका जो है नाम चेंज हो गया था, इराक़ इसका नाम रख दिया गया था 1921 में, 1921 में। डेट याद रखनी है। इराक़ का जो नेम था सेपोटोमिया वो चेंज कब हुआ इराक़ में? 1921 में, याद रखिएगा। फिर इसकी करेंसी जो है वो है दिनार। क्या करेंसी है जी? दिनार इसकी करेंसी है। यहाँ पे 3 ममालिक ऐसे हैं जिनकी करेंसी दिनार है। उसके अंदर इराक़, जॉर्डन, उर्दन और कुवैत, इन 3 के यहाँ पे जो ममालिक है ना मिडल ईस्ट के अंदर, करेंसी दिनार है जी। इसकी इंडिपेंडेंस की बात कर ली जाए तो ये 1932 में आज़ाद हुआ था, 1932 में जी। 1932 में ये UK से आज़ाद हुआ था। पहले तो ये खिलाफत उस्मानी, सल्तनत उस्मानिया के अंदर था, लेकिन जब वर्ल्ड वार 1 हुई 1914 में, फिर 1918 में ख़त्म हो गई थी, तो इसके ऊपर जो है फिर UK ने कब्ज़ा कर लिया था। तो 1932 तक यहाँ रहा, फिर ये आज़ाद हो गया था 1932 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो PM है, करंट मशहूर हस्ती हैं, उनका नाम है मोहम्मद शिया अल सोडानी। क्या नाम है जी? मोहम्मद शिया अल सोडानी उनका नाम है जी, याद रखिएगा। मैं आगे नोट से पढ़ाऊँगा, वहाँ से आप लाजमी देखिएगा। फिर इसकी अगर डायरेक्शंस की बात कर ली जाए तो ऊपर की तरफ हमारे पास ये टर्की है, इसके नीचे की तरफ सऊदी अरेबिया और कुवैत लगता है इधर, ठीक हो गया। और इसके राइट पे यानी ईस्ट में हमारे पास ईरान है, और इसके वेस्ट में जो है सीरिया और जॉर्डन है, याद रखिएगा, ठीक है जी। मशहूर हस्ती यहाँ पे रह के गई हैं, सद्दाम हुसैन उसका नाम था जी। क्या नाम था जी? सद्दाम हुसैन, जो कि 1979 में यहाँ पे रूल आए थे, 1979 में आए थे हुकूमत के अंदर। 2003 तक ये रहे। 2003 में फिर अमेरिका ने अटैक करके इसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो ये एक पर्सनैलिटी थी यहाँ पे मशहूर, इसके बारे में आगे जिक्र आएगा, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। तो इराक़ के अंदर कुछ जंगें हुई हैं, कुछ खाना जंगी भी हुई हैं, कुछ वैसे जंगें भी हुई हैं, वो आपको मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहले जो है इराक़ के ऊपर 1981 में, 1981 में इसराइल ने जो है हमला कर दिया था इसके ऊपर, इराक़ के ऊपर 1981 में, ठीक हो गया। और इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपेरा, OPERA, ठीक है। ऑपरेशन ओपेरा के तहत इसराइल ने इराक़ के ऊपर 1981 में हमला कर दिया था, ठीक है। और इसराइल ने जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो इराक़ बना रहा था उसके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। 1981 में वो तबाह कर दिया था न्यूक्लियर रिएक्टर जो इराक़ बना रहा था। फिर यहाँ पे ईरान और इराक़ की वार हुई है। अच्छा, जो ये सद्दाम हुसैन था यहाँ पे 1979 में आया था, तो ये जो है अमेरिका का हर बात मानता था, अमेरिका का पिट्ठू था। जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया, ये ईरान है हमारे पास, 1979 में ये रेवोल्यूशन आया था, तो यहाँ पे जो है इस्लामिक या रिलीजियस हुकूमत आके बैठ गई थी जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गई थी। तो इराक़ जो कि सद्दाम हुसैन था, सद्दाम हुसैन अमेरिका के साथ था, तो इसने अमेरिका के कहने पे जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ वाली हुकूमत जो कि ईरान में मौजूद थी उसके ऊपर हमला कर दिया इसने। ये ईरान इराक़ वार ये चलती रही, ये हमारे पास जो है तकरीबन 8 से 9 साल ये जंग चलती रही। 1980 में शुरू हुई थी, 1980 से 1988 तक चलती रही। ये शुरू किसने की थी? सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे 1988 में ये ख़त्म हुई। फिर जनाब 2 साल बाद 1990 में ईरान और कुवैत, ये नीचे कुवैत है ना, 1990 में जो है ये चलती रही 1991 तक, तकरीबन 2 साल की ये जंग थी, ईरान और कुवैत की वार हुई, ठीक है। सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया और फिर
कुवैत को जो साथ देने आ गया वो सऊदी अरेबिया इसका साथ देने आ गया, ठीक है। दूसरी तरफ इराक था और यूएसए इसको सपोर्ट कर रहा था सद्दाम हुसैन को, क्योंकि सद्दाम हुसैन उसी की हर बात मानता था। मगर यहाँ पे जो अमेरिका ने यू टर्न लिया और सऊदीया के साथ हो गया, क्योंकि सऊदीया हेल्प कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था कुवैत की, तो यूएसए भी सपोर्ट करने लगे कुवैत की। इस तरह से सद्दाम हुसैन जंग हार गया था 1991 में, याद रखिएगा। फिर बाद में जो है तकरीबन 2003 में 2003 अच्छा, ईरान और कुवैत वाली वार के बाद फिर अमेरिका और सद्दाम हुसैन आपस में मुखालिफ हो गए थे। 2003 के अंदर अमेरिका ने अटैक किया इराक के ऊपर। बहाना क्या बनाया कि इसके केमिकल वेपन है, अब इराक बना रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये नेटो और यूएसए ने मिल के हमला किया था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया जनाब, 2003 के अंदर अटैक किया था, सद्दाम हुसैन वहाँ बैठा था, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको जेल में रखा, उसके ऊपर केस चलाया 3 साल तक। फिर 2006 में को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी सारों के सामने। यहाँ पे कुर्दिस्तान है, यहाँ पे कुर्द रहते हैं, कुर्द, ये इराक, ये कुछ ईरान, ये तुर्की और ये सीरिया, इस इलाके में ना जनाब कुर्द रहते हैं। कुर्द एक कौम है जो कि अपना एक अलहदा मुल्क डिमांड करते हैं और उसका नाम कहते हैं जी कुर्दिस्तान, और उसका कैपिटल कहते हैं, हमारा कैपिटल होगा आरबिल उसका कैपिटल होगा, जो कि इराक के अंदर मौजूद है। आरबिल इनका जो कैपिटल वो अपना मानते हैं कुर्दिस्तान का, ठीक है। जो सलाहुद्दीन अयूबी साहब थे वो भी यहाँ कुर्द थे, ठीक है। सलाहुद्दीन अयूबी जो कि जिन्होंने फ़तह किया था, सलेबी जंग जो हुई थी यरूशलेम और पैलेस्टाइन को इन्होंने फ़तह किया था, सलाहुद्दीन अयूबी, वो एक कुर्द थे बेसिकली यहाँ पे इराक में, ठीक है। तो ये कुर्द मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में सवाल आ सकता है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ और रिवर्स हैं, 2 रिवर गुजरते हैं और उनके आसपास मशहूर सिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको बताता चलूँ। यहाँ से ऐसे आता है एक दरिया और एक जनाब इधर से आता है ऐसे एक दरिया, ठीक हो गया। इस जगह पे हमारे पास बगदाद मौजूद है जी, बगदाद इस जगह, ठीक हो गया। और इस जगह पे करबला है, इधर हमारे पास कूफा है और इधर हमारे पास नजफ़ है। इस दरिया का नाम है जी रिवर टिग्रिस। क्या नाम है जी? रिवर टिग्रिस, दरियाए दजला इसका नाम है। और जो ये रिवर है इसका नाम है रिवर यूफ्रेट, दरियाए फुर्रात इसका नाम है जी, ठीक हो गया। दरिया दजला है, इसको देखें आप ज़रा, दरिया दजला, ये जो जगह है ये बगदाद है। पूछ लेते हैं बगदाद किस दरिया के किनारे पर मौजूद है, तो ये दरियाए दजला के किनारे पर मौजूद है बगदाद। दूसरी तरफ देखें, ये जो दरिया फुरात है, यहाँ पर मौजूद है करबला, जहाँ पे इमाम हुसैन और अहले बैत की शहादत का वाक़या पेश आया था 61 हिजरी में। तो ये करबला है यहाँ पे, ये सॉरी मैं ऊपर ले गया हूँ पॉइंट, ये तो यहीं इराक के अंदर ही है ये, ठीक है। तो इस जगह पे ये करबला है। फिर नीचे कूफा है, कूफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत में आए तो उनकी जो सल्तनत थी तो उनका कैपिटल ये कूफा उन्होंने रखा। फिर नीचे नजफ़ है, यहाँ पे नजफ़ इनका हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ पे शराइन मौजूद है, यहाँ पे इनकी कब्र मुबारक मौजूद है नजफ़, ईरान में, ठीक हो गया। फिर ये मैंने जो आपको बगदाद बताया ना, इस जगह पे जो बगदाद है दरिया दजला के किनारे पे, इसके बारे में कुछ MCQs बनते हैं। इसको जो है बगदाद को आबाद किया था 762 BC में। किसने? अब्बासियों के दौर में अब्दुल जाफ़र मंसूर आया था जी, अब्दुल जाफ़र मंसूर साहब ने ये आबाद किया था आके, ठीक हो गया। अब्दुल जाफ़र मंसूर साहब ने इसको आबाद किया आगे, लेकिन फिर बगदाद को इसको तबाही भी कर दी गई थी बहुत ज़्यादा। मंगोलों ने बगदाद की जो है तबाही की थी, हल्लाकू ख़ान ने इसकी तबाही की थी, हल्लाकू ख़ान। उस वक्त यहाँ पे इराक का जो रूल कर रहा था वो हमारे पास मोहतसिम बिल्ला था। कौन था जी? मोहतसिम बिल्ला साहब थे, उस वक्त यहाँ पे रूल कर रहे थे। उस वक्त हल्लाकू ख़ान ने हमला किया और 1258 में 1258 BC के अंदर बगदाद का जो है सत्यानाश कर दिया। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ बगदाद, ये सीज ऑफ बगदाद इस वाक़े को कहा जाता है जी। ये जो 2 दरिया हैं, दरिया दजला और दरियाए फुरात, ये यहाँ पे मिलते हैं। इस जगह पे जो मिल रहे हैं ना, आगे से जो ये दरिया बन रहा है, ये हिस्सा, इसका नाम है शत्तुल अरब, रिवर शत्तुल अरब इसका नाम है, याद रखिएगा। इसकी लेंथ 200 किलोमीटर है जी, 200 किलोमीटर इसकी लेंथ है शत्तुल अरब की। और ये जाके गिरता है नीचे पर्शियन गल्फ़ में। ये हमारे पास सारी की सारी पर्शियन गल्फ़ है। शत्तुल अरब पूछता है कहाँ जाके गिरता है ये जाके गिरता है पर्शियन गल्फ़ में। इसकी लेंथ 200 किलोमीटर तकरीबन। फिर एक और MCQ यहाँ पे बनता है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन
आपने सुना होगा, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, BABYLON। ये जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक मौजूद है। ज़माने में अपने घरों पे पौधे या इस तरह के दरख्त उगाने का रिवाज था। जब पर से जहाज़ वगैरह गुजरते थे तो ये एक हवा के अंदर मुअल्लिक एक फॉरेस्ट या गार्डन लगता था, तो इसको अजूबे का नाम दिया गया। तो पूछते हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन्स कहाँ पे हैं, तो ये बेबीलोन एक जगह है यहाँ पे इराक़ के अंदर। तो ये इराक़ के अंदर है, याद रखिएगा। तो यही इराक़ है, तो इसको हम नोट से पढ़ते हैं जल्द से जल्द। सबसे पहले मैंने आपको इराक़ का पुराना नाम बताया, वो है सेपोटोमिया। ये है जी सेपोटोमिया। इसके बाद जो नाम चेंज हुआ था इराक़ के अंदर, ये 1921 में चेंज हो गया था, ये सेपोटोमिया से इराक़। फिर करेंसी इसकी दिनार है। इसके अंदर यहाँ पे जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है ना, ये इसके अंदर 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जिनकी दिनार है, ईरान, जॉर्डन या उर्दन और कुवैत। ये 3 कंट्री हैं जिनकी दिनार है। फिर मैंने यहाँ पे इनको ये PM का नाम बताया, उनका नाम हुआ मोहम्मद अल-शिया अल-सूडानी, इसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। उन्हीं की आज़ादी हुई थी 1932 में। कब जी? 1932 में, याद रखिएगा, ब्रिटिश से। वर्ल्ड वार, जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, वर्ल्ड वार 1 के बाद ये इनको आज़ादी हासिल हुई थी। डायरेक्शन के बारे में बताया, ऊपर की तरफ इसके टर्की है, फिर नीचे की तरफ कुवैत और सऊदी अरेबिया है, राइट की तरफ इसके ईरान है, और लेफ़्ट में जॉर्डन और सीरिया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन है, जियोग्राफी। ये कंट्री जैसे पूछता नहीं है कि इसके नॉर्थ में ये है वो, ये मैंने आपको वैसे ही जियोग्राफी समझाने के लिए मैं बताता हूँ इसकी डायरेक्शंस, ठीक हो गया। इसके बाद जनाब मैंने बताया यहाँ पे जो सद्दाम हुसैन साहब हैं, यहाँ पे 1979 में ये आए थे और 2003 तक इक़्तिदार में रहे। यहाँ पे कुछ जंगें हुई हैं, कुछ अटैक्स हुए हैं। इसराइल ने सबसे पहले अटैक किया था इराक़ के ऊपर 1981 में, याद रखिएगा। इसका नाम था ऑपरेशन ओपेरा। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ओपेरा 1981 में। इन्होंने क्यों किया था ये ऑपरेशन ओपेरा? इन्होंने ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो इराक़ के थे 1981 में, उसको डिस्ट्रॉय किया था। फिर नेक्स्ट जाके आगे 1980 में, 1980 से 1988 ये जनाब ईरान इराक़ वार हुई थी। ये 7 कंट्रीज़ हैं इनकी ईरान इराक़ वार थी, क्योंकि ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया था 1979। आफ्टर रेवोल्यूशन इन 1979 इन ईरान, इराक़ अटैक्ड ऑन ईरान ड्यू टू एंटी अमेरिका गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक हो गया। क्योंकि सद्दाम हुसैन ये अमेरिका का पिट्ठू था उस वक्त, तो इसने जब रेवोल्यूशन आया तो अमेरिका के ख़िलाफ़ वाली हुकूमत जो कि ईरान में थी उसके ख़िलाफ़ जो है हमला कर दिया इसने जनाब, ठीक है। तो ये इसका टेन्योर याद रखेगा, 1980 तक ये जंग चली थी। इसके बाद ईरान कुवैत वार हुई थी। नीचे कुवैत है इराक़ के, इराक़ और कुवैत वार 1990 में शुरू हुई और 1991 में। सद्दाम हुसैन अटैक्ड ऑन कुवैत ऑन द ऑर्डर ऑफ अमेरिका। सऊदी सपोर्टेड कुवैत ड्यू टू विच USA स्टार्टेड सपोर्टेड सऊदी अरेबिया। सद्दाम लॉस्ट दिस वार, ठीक हो गया। कुवैत को सऊदी अरब सपोर्ट करने लगा और सऊदी अरब की वजह से फिर USA ने भी यू टर्न लेके उसी को सपोर्ट करने लगे कुवैत। फिर सद्दाम हुसैन ये जंग हार गया था। फिर अमेरिका ने, अब यहाँ इस जंग के बाद जो है सद्दाम हुसैन और अमेरिका एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए थे। फिर अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक़ इन 2003 में अटैक किया और सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर लिया था इन्होंने, ठीक है। फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाया 3 साल। इन 2006 सद्दाम वॉज हैंग्ड आफ्टर रनिंग अ केस इन हिम। 2006 में इसको फिर केस चलाने के बाद इसको फांसी दे देगी जिस तरह यहाँ। इराक़ के अंदर सीरिया, टर्की इलाके में कुछ कुर्द हैं, ये अपना एक अलग मुल्क मांगते हैं, उसका नाम उसे बताते हैं कुर्दिस्तान, उसका नाम होगा। और उसका कैपिटल अरबिल जो कि इराक़ में है। अरबिल कहाँ पे? इराक़ में। इनका कैपिटल है कुर्दिस्तान का। सलाहुद्दीन अयूबी साहब जो थे वो भी एक कुर्द थे। ये मैंने कुर्द के बारे में आपको बताया। फिर मैंने आपको 2 दरियाओं के बारे में बताया, रिवर टिग्रिस, दरिया दजला। इसके अंदर दरिया दजला के करीब करीब जो सिटीज़ हैं उसके बारे में बताया। मोज़ूल सिटी है, ये मैंने वहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे ये है मोज़ूल सिटी। ये दरिया दजला के किनारे पे। पूछ लेते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दुनिया का सबसे ख़तरनाक डेंजरस डैम मौजूद है, मोज़ूल डैम। पूछ लेते हैं मोज़ूल डैम कहाँ पे? इराक़ में है, मोज़ूल सिटी में मौजूद है। फिर यहाँ पे बगदाद भी दरिया दजला के किनारे पर मौजूद है, याद रखिएगा। और बगदाद के बारे में और हमसे कुछ बनते हैं। ये 762 BC में ये बात किया था, पॉपुलेटेड बाई अब्दुल जाफ़र मंसूर, ठीक हो गया। अब्दुल जाफ़र मंसूर जो कि अब्बासी का एक ये किंग था, सुल्तान था। उसने आके 762 BC के अंदर ये आबाद किया था बगदाद। फिर बगदाद को फिर बाद में इसको तबाह किया था हलाकू ख़ान ने 1258 BC में, ठीक है। उस वक्त मुहतसिम बिल्ला ये उस वक्त इराक़ के रूलर थे। उसके दौरान हलाकू ख़ान ने 1258 BC में बगदाद का सत्यानाश कर दिया था, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है जी? सेज या फाल ऑफ बगदाद इसको कहा जाता है, सेज या फाल ऑफ बगदाद, ठीक हो गया। इसके बाद रिवर दरिया फुरात दूसरा है। इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? करबला इसके किनारे पे है, कूफा इसके किनारे पे है, नजफ़ इसके किनारे पे है। कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिलाफत थी उसका जो कैपिटल था वो कूफा में था। और शराइन जो हज़रत अली का है वो नजफ़ में है जी।
पूछ लेता है नजफ़ या कूफा या करबला किस दरिया के किनारे पर मौजूद हैं, तो ये दरियाए फ़ुरात के किनारे पर मौजूद हैं, याद रखिएगा। फिर जब ये दरियाए फ़ुरात और दरिया दजला आपस में आके मिलते हैं तो एक नया दरिया बनता है, शत्तल अरब उसका नाम है। इसकी लेंथ 200 किलोमीटर तकरीबन। पर्शियन गल्फ़ या अरेबियन गल्फ़, इसके दो नाम है, पर्शियन गल्फ़ या अरेबियन गल्फ़। फिर यहाँ पे हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन्स, BA यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, BABYLONS, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन जो कि दुनिया के अजूबे में ये आता है, ये इराक़ में मौजूद है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जॉर्डन है जी। ये आज का जॉर्डन हमारे पास है, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा है वो इराक़ है, इराक़ ये मौजूद है इस जगह पे, ये इराक़ है। इराक़ के साथ ही ये हमारे पास जॉर्डन मौजूद है। जॉर्डन का कैपिटल है अम्मान, AMMM। ये आइन से है, ये उर्दू में लिखेंगे तो आइन में मलिफ मान नून को। अम्मान इसका कैपिटल है उर्दन का, ठीक है। जॉर्डन को उर्दन कहा जाता है। इसकी करेंसी मैंने बताई थी, इराक़, उर्दन और कुवैत की जो करेंसी है ये दिनार है, याद रखिएगा। अच्छा, जॉर्डन के अंदर जो है अभी भी जो रूलर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, उसका हाशमी सल्तनत चलती आ रही है। हैशमाइट किंगडम का जो किंग यहाँ पे है वो बैठा हुआ है, उसका नाम है किंग अब्दुल्ला टू, ये है जी इसका करंट किंग अब्दुल्ला टू, ठीक है। ये जो हशमी है उसके 41वीं पीढ़ी में आते हैं, 41वीं पीढ़ी पे आते हैं ये किंग अब्दुल्ला टू, ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद जॉर्डन की जो न्यूज़ एजेंसी है ये इंपॉर्टेंट है, पेट्रा इसकी न्यूज़ एजेंसी है जी। कौन सी एजेंसी है जी? पेट्रा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसकी डायरेक्शंस की बात कर लें तो ऊपर की तरफ सीरिया है जी, ये सारा सीरिया आ गया, और इसके नीचे की तरफ सारे का सारा सऊदी अरब है। ये सऊदी अरब देख रहे हैं आप, ठीक है। ये नीचे भी सऊदी अरब है यहाँ पे। अच्छा, राइट की तरफ बात कर लें तो कुछ हिस्सा ये इराक़ का है और कुछ सऊदीया का है। लेफ़्ट पे सारा ये इज़राइल और ये पैलेस्टाइन या फिर यरूशलेम यहाँ पे मौजूद है, इसके लेफ़्ट में, वेस्ट में, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ समंदर हैं इंपॉर्टेंट और कुछ सिटीज़ हैं उसके बारे में, कुछ रिवर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनाब डेड सी मौजूद है इसराइल और जॉर्डन के दरमियान में, ये डेड सी है। पूछ लेता है डेड सी कहाँ पे है, तो ये एशिया में है, ठीक है। और ये बॉर्डर पे मौजूद है जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर, ठीक है। और ये जो डेड सी है ये डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ के अंदर। वैसे तो एक मारियाना ट्रेंच है जो कि समंदर के अंदर मौजूद है। समंदर के अलावा बात कर ली जाए तो डीपेस्ट पॉइंट ये डेड सी है, याद रखिएगा, ऑन अर्थ या लैंड। फिर यहाँ पे एक सोडोम सिटी है जॉर्डन के अंदर, जगह पर SODDOM, सोडोम सिटी के अंदर क्या था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो यहाँ पे आबाद थी सोडोम सिटी में। सोडोम सिटी कहाँ पे है? उर्दन में है, जॉर्डन में, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे किनान भी मौजूद है इस जगह पे, काफ नून ऐन अलिफ किनान, ये किनान जगह है, ठीक है। यहाँ पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, ठीक है। याकूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के ये पहले नबी थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नबी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सारा इन्हीं के रिलेटेड होगा हमारा। जो यहाँ पे जो बनी इसराइल थी जिसके ऊपर मनो सलवा उतरा था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, वो सारी की सारी इन्हीं की औलाद, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, वो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। उनकी बर्थ प्लेस किनान में है। जॉर्डन रिवर यहाँ पे मौजूद है जो कि ऊपर यहाँ से जनाब इस जगह से निकलता है, ये लेक गलीली है। लेक गलीली से निकल के जनाब ये आता है, ऐसे एक बॉर्डर सा बना देता है जॉर्डन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, वेस्ट बैंक के दरमियान ये एक बॉर्डर सा बन जाता है। जॉर्डन सी ये एक बॉर्डर सा बना देता है, याद रखिएगा। इसकी लेंथ की बात कर ली जाए तो 251 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जॉर्डन सी इसका नाम है। लेक ऑफ गलीली जो कि इसराइल में मौजूद है, वहाँ से निकल के आ रहा है और ये जाके कहाँ गिरता है? ये जाके गिरता है डेड सी में। डेड सी मैंने आपको ये बताया। यहाँ पे एक यरमूक रिवर भी मौजूद है यहाँ पे जॉर्डन के अंदर, उर्दन के अंदर, जहाँ पे जंग यरमूक हुई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जंग लड़ी थी, उसके अंदर ये लीडर थे जंग यरमूक के अंदर। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई थी जंग यरमूक, याद रखिएगा। पोर्ट है इनकी अल अकबा पोर्ट, इस जगह पे ये देख रहे हैं लिखा हुआ अल अकबा पोर्ट। इनकी सारी तजारत ये ऊपर ये जितने भी है ना सीरिया वगैरह होती है तजारत, ये अल अकबा पोर्ट से, जॉर्डन की भी अल अकबा पोर्ट से यहाँ पे होती है तजारत होती है। तो ये बहीर अहमर है, यहाँ पे नीचे रेड सी है, ये डेड सी है और ये नीचे
रेड सी है। ये डेड सी और ये रेड सी है, ये फ़र्क आपने याद रख लेना है। नोट से पढ़ लेते हैं। इसका कैपिटल मैंने आपको बताया अम्मान है, करेंसी इसकी दिनार है। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान हाशमी सल्तनत अभी तक चल रही है। किंग अब्दुल्ला II यहाँ पे मौजूद हैं। ये 41st पीढ़ी चल रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की। इसका दूसरा नाम जॉर्डन है, याद रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया इसकी करेंसी जो है वो पेट्रा है। न्यूज़ एजेंसी क्या है जी? पेट्रा है। डायरेक्शन के बारे में बताया, ऊपर सीरिया है, नीचे सऊदी, ये मैंने आपको बता दिया वहाँ पे मैप में। फिर यहाँ पे कुछ सी हैं, लेक है, डेड सी यहाँ पे मौजूद है जो कि इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है। डेड सी पूछ लेता है कहाँ पे? एशिया में है। डेड सी एक डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। मारियाना ट्रेंच के अलावा अगर पूछ लें, समंदर के अलावा पूछ लें, तो ये डेड सी बनता है। ये सवाल है इसलिए मैंने आपको बताया। सोडोम सिटी यहाँ पे उर्दन में है, ठीक है, जहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। किनान, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बर्थ प्लेस है वो यहीं उर्दन में मौजूद है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जॉर्डन रिवर है जो कि लेक गलीली से निकलता है, इसराइल में जो मौजूद है, और ये इसकी लेंथ 251 किलोमीटर है। ये बॉर्डर बनाता है जॉर्डन, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। जॉर्डन रिवर जाके गिरता है डेड सी में, जाके गिर जाता है। फिर मैंने आपको बताया यरमूक रिवर भी जॉर्डन में पूछ लेता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग यरमूक लड़ी थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। अल अक़बा पोर्ट भी यहीं पे है जॉर्डन में, जो कि रेड सी इसको टच कर रहा है। पूछ लेता है अल अक़बा पोर्ट कहाँ पे है? ये अल अक़बा पोर्ट जॉर्डन है। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है इसराइल या पैलेस्टाइन, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, याद रखिएगा। ठीक हो गया जनाब? इसके आसपास के कंट्रीज़ को समझना ज़रूरी है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, तब जाके हमें ये समझ आएगा सारे का सारा। ठीक, मैंने एक रफ सा मैप बनाया है और ये वैसे इसका ओरिजिनल मैप मौजूद है। ये आज का हमारे पास फ़लस्तीन है, ये वेस्ट बैंक आ गया, ये गाज़ा है, इधर फ़लस्तीनी रहते हैं, और ये जो दरमियान का इलाका है ये सारा इसराइलियों का है जी। नीचे की तरफ हमारे पास सारे का सारा ये इजिप्ट है, राइट पे इसके उर्दन, सीरिया है, और इसके पीछे इराक है। ये हमारे पास लेबनान आ जाता है जी, ये लेबनान आ गया, और ये गोलन हाइट्स है सीरिया के। तो आपको यहीं से पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो ऊपर की तरफ हमारे पास लेबनान है और ये सीरिया है, और ये जो गोलन ये देख रहे हैं गोलन, ये सीरिया का ये हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर कब्ज़ा आज भी इसराइल का है। वो मैं सारी हिस्ट्री आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। जम के बैठिएगा, इसको मैंने इंतहाई दिलचस्प अंदाज में शुरू से लेके आखिर तक एक एक पॉइंट मैंने इसको जो PPSC के लिहाज से बनता है, और ताकि आपको समझ आ जाए, एक सीरीज़ में समझाया है। मैंने वीडियोस काफ़ी देखी हैं इसके बारे में, एक सीरीज़ के अंदर एक तरतीब के अंदर नहीं बताया गया, जिसकी वजह से सही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मैं इसको कोशिश करूँगा आपको जो है एक तरतीब से पढ़ाने की कोशिश करूँ। मैंने आपको कंट्रीज़ के बारे में बता दिया, इसके आसपास के, ये सारा मेडिटेरियन सी है जी, मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, ये जो कि अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। इस तरफ सारे का सारा इधर यूरोप आ जाता है, ठीक है, यूरोप आ जाता है, इटली, ग्रीस, यूनान, तो ये कंट्रीज़ यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि इनके हमारे जद अमजद हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये जो हिस्सा है ना पैलेस्टाइन का, इसराइल का, यरूशलेम, ये तीन रिलीजन्स का जो है होली प्लेस यहाँ पे मौजूद है। मुस्लिम के भी एक ये मुक़द्दस जगह है, क्रिश्चियन की मुक़द्दस जगह है, ज्यूज़ की भी ये, यहूदियों की भी ये एक मुक़द्दस जगह है। और ये तीनों के तीनों जो रिलीजन है ये मानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये सारी बात शुरू होती है जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है जी? अबुल अंबिया इनको कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादियाँ की, सारा और एक बीवी इनकी हाजरा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अम्मा हाजरा ये वहाँ पे सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों में दौड़ती रहीं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको, अम्मा हाजरा को मक्का मदीना भेज दिया था, ठीक है। तो फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इनके साथ थे, तो वो जमज़म वाला वाक़या भी वहीं पेश आया था, ठीक है। तो फिर इनकी आगे औलाद बढ़ी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, आज जितने भी अरब के अंदर लोग हैं वो इन्हीं की औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसलिए इनको अब्बुल अरब कहा जाता है, और अम्मा हाजरा को उम्मुल अरब कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरी जो इनकी बीवी थी वो सारा थी, अम्मा सारा, वो वहीं पे रहीं। उनसे एक बेटा पैदा हुआ इसहाक अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो दोनों औलाद हैं इसहाक और इस्माईल, दोनों नबी थे, इसलिए इनको अबुल अंबिया कहा जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए, जिनमें से एक यहूदा और यूसुफ, ऐसे इनके 12 बेटे थे, ठीक है। यहूदा और यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके ये 2 बेटे थे, याकूब अलैहिस्सलाम। फिर याकूब अलैहिस्सलाम है, इनका लक़ब था इसराइल। इसराइल कहते हैं अल्लाह के बंदे। इसराइल लक़ब किसका था? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, याद रखिए। फिर इनकी जो औलाद थी इनको कहा जाता है बनी इसराइल। क्या?
याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, इसराइल की औलाद, बनी इसराइल इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब मैं आपसे पढ़ाता हूँ। ये जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है ना, इनकी पैदाइश हुई थी यहाँ पे किनान में, उर्दन के अंदर ये शहर मौजूद है किनान के अंदर इनकी पैदाइश हुई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। फिर ये हिजरत कर गए थे यहाँ पे, इस जगह पे। ये सारे का सारा इलाका पहले ये फ़लस्तीन हुआ करता था, इसका नाम था फ़लस्तीन या यरूशलेम। बीच में ये वेस्ट बैंक, ये सारा कुछ भी नहीं था। ये जॉर्डन, ये सीरिया, ये लेबनान वगैरह सारे के सारे इसी के हिस्से थे, ठीक है। इसको फ़लस्तीन कहा जाता था, ठीक है, या यरूशलेम कहा जाता था। फिर ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ पे हिजरत कर गए इस जगह पे। इनके फिर वाक़या पेश आया यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, जो इनके भाइयों ने कुएँ में डाल दिया था इनको। फिर कुएँ से निकल कर फिर ये मिस्र चले गए। ज़ुलेखा वाला वाक़या, ये मिस्र हमारे पास मौजूद है नीचे। ज़ुलेखा वाला वाक़या आपको पता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे जो है बादशाह बन गए थे मिस्र के। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों को यहाँ पे बुला लिया इजिप्ट में। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो बनी इसराइल कहलाती है। तो वो 12 बेटे यानी बनी इसराइल और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुद वो सारे के सारे इजिप्ट में आके रहने लग गए। फिर वक्त आगे चला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको तालीम दी। वक्त आगे चला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए इस दुनिया से, तो लोगों ने इनकी तालीमात को भुला दिया। इनके ऊपर जो मिस्री लोग हैं फिर हावी हो गए। आपको पता है जब कोई दीनी तालीमात को छोड़ता है तो दूसरे लोग उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, जैसे आज हमारा हाल है। उसी तरह इनके ऊपर भी दूसरी जो मिस्री थे ये हावी हो गए, ये उनके ग़ुलाम बन गए। बनी इसराइल मिस्रियों के ग़ुलाम बन गए। फिर बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी आए। इन्होंने अपनी बनी इसराइल को आज़ाद करवाया और ये फिर अपने मुल्क की तरफ जा रहे थे। अपना सनाई आइलैंड है जी, ये देख रहे हैं, ये सनाई आइलैंड। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से लेके जा रहे थे अपनी कौम को। तो यहाँ सनाई पे पहुँचे तो यहाँ पे अपना ठहराव किया इन्होंने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे रहे। तो ये बनी इसराइल कौम पर जो मनो सलवा उतरा था वो इसी जगह पे उतरा था, यहीं सनाई पेनिनसुला पे, यहाँ पे वो मनो सलवा उतरा था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई कोहे तूर पर, सनाई पे मौजूद है कोहे तूर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी बनी इसराइल को, तो उन्होंने जो है ये इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी। अल्लाह ताला ने इनको यहीं सनाई के अंदर, ये पहाड़ी इलाके में, इस बनी इसराइल को जो है अटका दिया। पहले अल्लाह ताला ने इनको मनो सलवा दिया, लेकिन इन्होंने फिर भी जो है अल्लाह ताला की नबी की बात नहीं मानी, तो अल्लाह ताला ने इनको सख्त सज़ा दी। 40 साल तक ये यहीं पे पहाड़ियों में भटकते रहे। ये आगे अपने जगह पे जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेके जा रहे थे, इनकी जो ड्रीम प्लेस थी वहाँ जाना चाह रहे, वहाँ ये नहीं पहुँच सके। तो आज भी यहूदी उस जगह को कहते हैं दी प्रॉमिस लैंड, दी प्रॉमिस लैंड, क्योंकि यहूदी ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे ना। दी प्रॉमिस लैंड थी जहाँ पे जाना चाह रहे थे, मगर नहीं, अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी। फिर यहाँ पर ये भटके काफ़ी साल। फिर यहाँ पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। फिर ये बनी इसराइल को लेके गए इस जगह पे, यहाँ लेके गए यहाँ पे अपना फ़लस्तीन में। फ़लस्तीन में जब ये लेके गए तो आगे बादशाह बैठा था जालूत। कौन बैठा था जी? जालूत बादशाह बैठा था। तो इन्होंने उसके साथ जंग की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जीत हुई, फ़लस्तीन को फ़तह किया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और जाके वहाँ पे ये बादशाह बन गए। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जो कि बादशाह बने किसी जगह के। ना कौन थे जी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये ऐसे नबी थे जो ऐसे पहले नबी थे जो कि बादशाह बने। फिर आगे जाके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहीं पे आए। तो इनके पास जो है पानी, हवा और जिन्नात का कंट्रोल था। तो इन्होंने फिर यहाँ पे मस्जिद अक्सा बनवाई। क्या बनवाई जी? मस्जिद अक्सा। हम मुसलमान आज के दौर में मस्जिद अक्सा कहते हैं ना, मगर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वही तौरात चल रही थी, वही बनी इसराइल थे, बनी इसराइल कौम चल रही थी, तो तौरात के पैरोकार थे। तो उन्होंने उस वक्त इसको कहा गया सोलोमन टेम्पल कहा इस जगह को, ठीक है। ये जो जगह बनाई सोलोमन टेम्पल, ये बाद में जाके जब फतुहात होगी इसकी, हज़रत खालिद बिन वलीद इसको फ़तह करेंगे, बाद में फिर इस जगह को मस्जिद बना दिया जाएगा, मस्जिद अक्सा इसको बना दिया जाएगा। फिर सोलोमन टेम्पल इसको कहा गया, फर्स्ट टेम्पल इसको कहा गया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। फिर वक्त आगे चला। फिर यहाँ पे ये जो फर्स्ट टेम्पल था, सोलोमन टेम्पल था, इस पर हमला कर दिया कि बख्त नसर ने। किसने हमला किया जी? बख्त नसर ने आके हमला कर दिया, जो कि इराक़ से उठ के आया था। कहाँ से उठ के आया था? यहाँ इराक़ से। यहाँ पे जगह है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, जब अभी मैंने आपको पढ़ाया इराक़ वाले में, ये वहाँ से आया था, बेबीलोन एम्पायर से उठ के आया था। कब आया था? 587 में। पूछता है
587 में बख्त असर ने हमला किया और इस फर्स्ट टेम्पल को सत्यानाश कर दिया, इसको तबाह कर दिया। और इनके पास जो यहूदी थे, ये बनी इसराइल थे यहूदी, इनके पास ताबूत सकीना था जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ चीज़ें थी, उनका असात था, उनके कपड़े वगैरह थे। उनका कहना था कि जब तक ये हमारे पास है तो हम कोई भी जंग नहीं हारेंगे। तो इसने बख्त नसर ने यह भी उनसे छीना और ये वापस चला गया। ठीक हो गया। 587 BC में वक्त आगे चला। फिर 70 साल बाद, तकरीबन 70 साल बाद ईरान में से उठ के आया साइरस द ग्रेट। साइरस कौन उठ के आया जी? साइरस। ये मैंने आगे नोट में लिखा हुआ है, अपने बिल्कुल परेशानी होना, आप सिर्फ सुने, अपना कंसेप्ट क्लियर करें। साइरस उठ के आया 70 साल बाद। उसने फिर क्या किया, जो बख्त नसर ने इस जो यहूदियों को यहाँ से मार के भगा दिया था, उसने कहा कि आप वापस आएँ। उनको जो है ये बना के दिया, जो इनका सुलेमान टेम्पल है इसको दोबारा बना के दिया। फिर इसका जो नाम बना वो सेकंड टेम्पल बन गया। जब साइरस द ग्रेट ने इसको बनाया तो उसका दूसरा नाम बना सेकंड टेम्पल। ठीक हो गया, सेकंड टेम्पल। और फिर यहूदी यहाँ पे आके रहने लग गए। और यहाँ पे आपको बात क्लियर करता जाऊँ, यहाँ पे पहले फ़लस्तीन रहते थे। ठीक है, तो जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे हमला किया था जालूत पे, बनी इसराइल को लेके आए, तो ये माइग्रेटेड लोग थे, असल लोग नहीं थे यहाँ पे। फिर जब ये भगा दिया था बख्त नसर ने, फिर साइरस द ग्रेट ने दोबारा बुलाया उनको। फिर ये दोबारा आए, माइग्रेटेड लोग थे, यहाँ के मकामी लोग नहीं थे। मकामी तो फ़लस्तीनी थे यहाँ पे जो पहले के रह रहे थे। समझ आ रही है बात? तो ये फिर उसने साइरस द ग्रेट ने इनको टेम्पल बना के दिया। ये 430 साल तक फिर इनका ये टेम्पल चला, 430 साल तक। फिर यहाँ पे एक तैतूस था, टाइटस उसका नाम था, TITUS। टाइटस उठ के आया, जो कि रोमन अम्पायर का जो है यहाँ पे नीचे इस तरफ सारा हमारे पास यूरोप है ना, ऊपर रोम है, इटली है, इटली से उठ के आया था रोम टाइटस ने आके यहाँ पे हमला किया और यहाँ पे जो यहूदी थे इनको सारों को मारा और यहाँ से इनको भगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लोग रहते थे, सारे फ़लस्तीनी लोग रहते थे। उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई यहाँ पे। वो उनकी जो पैदाइश है वो यहीं यरूशलेम में पैदाइश हुई। फिर यहाँ पे जो फ़लस्तीनी लोग थे तो कुछ इनको पैरोगार बन गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, तो उनको आज के दौर में क्रिश्चियन कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर यहूदियों ने क्या काम किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने यहूदियों ने सूली पे चढ़ा दिया, ये काम किया इन्होंने। फिर जो क्रिश्चियन थे, दुनिया में जितने भर क्रिश्चियन थे, ये सारे के सारे यहूदियों के ख़िलाफ़ हो गए। इस वक्त जो है ये इन्होंने मार दिया, लेकिन ये यहाँ पे अंदर मौजूद नहीं थे, इनकी ज़्यादातर तादाद बाहर थी, क्योंकि टाइटस ने इनको बार मार के भगाया हुआ था। अंदर अब ज़्यादातर क्रिश्चियन बन गए थे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से यहाँ पे सारे अक्सर क्रिश्चियन बन गए। वक्त आगे चला। फिर 571 AD में, 571 AD में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई मक्का मदीना में। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है फिर ये यरूशलेम मुसलमानों ने कब फ़तह किया था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फ़तह किया था सबसे पहले। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन मौजूद थे तो उनको हटा के कौन सी हुकूमत आ गई? मुसलमान हुकूमत आ गई। मगर जो क्रिश्चियन थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये जो यरूशलेम का इलाका है, यरूशलेम का इलाका, इस यहाँ पे कोई भी यहूदी नहीं रहेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात इनकी तस्लीम की और उनको कहा ठीक है यहाँ पे कोई यहूदी नहीं रहेगा, लेकिन कोई अगर यहूदी आए विज़िट करे और अपना वापस चले जाए, लेकिन कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी या रेजिडेंस यहाँ पे नहीं बनाएगा। ये उनसे मुआहदा हो गया था क्रिश्चियन से। ठीक हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 AD में। फिर ये फ़तह हुआ 638 AD में, 638 AD में ये फ़तह हुआ था, याद रखिएगा, फ़लस्तीन, याद रखिएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बनु उमैया आई, यहाँ पे अब मुसलमान हुकूमत है। ठीक है, बनु उमैया आई, फिर बनु अब्बास आई, वो बनु अब्बास कमज़ोर होती गई। फिर यहाँ पे जो क्रिश्चियन थे उन्होंने मुआहदा तो कर लिया था उस वक्त, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला यहाँ से कोई नहीं आने देगा, लेकिन उन्होंने फिर यहाँ वापस आने की कोशिश की, वापस कब्ज़ा करने की कोशिश की। कहाँ पे? यहीं इसी यरूशलेम पे। फिर क्रूसेड वार होगी। क्या होगी जी? क्रूसेड वार आपने सुनी होगी। सबसे पहले क्रूसेड का मतलब होता है सलेबी जंग। यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी, तो पहली दफ़ा इन्होंने सलेबी जंग की, सलेबियों ने हमला कर दिया 1095 AD में। कब तक जंग चली? ये तकरीबन 4 साल चली, 99 तक, 1099 तक ये जंग चली। सलेबी जीत गए और सलेबी आके यहाँ पे बैठ गए फ़लस्तीन में। अभी तक यहाँ पे कोई यहूदी नहीं है, क्रिश्चियन आ गए हैं। पहले मुसलमान थे हुकूमत, अब क्रिश्चियन हुकूमत आ गई है। ठीक हो गया। फिर दूसरी क्रूसेड वार हुई, सलेबी जंग हुई। मुसलमानों ने फिर हमला किया अपनी वापस जगह लेने के लिए। कब किया? 1145 में। 1145 से ये 50 तक चली, 5 साल। ये मुसलमान ये जंग नहीं
जीत पाए सलीबी जंग। फिर तीसरी क्रूसेड वार सलीबी जंग, जिसमें सलाउद्दीन अयूबी साहब आए, उन्होंने फतह किया था। कब हमला किया मुसलमानों ने? तीसरी क्रूसेड वार में 1187 में आए, हमला किया और 92 तक ये जंग चली और 1192 में सलाउद्दीन अयूबी ने यरूशलेम को जो है फतह कर लिया। ठीक हो गया। फिर वक्त आगे चला, सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ पे अब मुसलमान हुकूमत आ गई। फिर ओटोमान अम्पायर 1299 में ओटोमैन अम्पायर आ गई और ये जो फ़लस्तीन का हिस्सा है ये सारा ओटोमैन अम्पायर के पास चला गया था। ठीक है। फिर खिलाफत ये ओटोमैन अम्पायर के ख़िलाफ़ वर्ल्ड वार 1 हुई, जिसके अंदर एक तरफ इंग्लैंड, USA और फ्रांस थे, दूसरी तरफ हमारे पास ओटोमैन अम्पायर था। तो ये जब जंग हो रही थी तो ओटोमैन अम्पायर बहुत बड़ी सल्तनत थी, तो ये इंग्लैंड को हरा रहे थे। ठीक है जी, अलाइड फोर्सेस को कहा जाता था उस वक्त। तो ये इंग्लैंड को, बरतानिया को हरा रहे थे। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो ये दुनिया के आसपास जितने भी जो यहूदी थे उनको कहा कि आप हमारी सपोर्ट करें, हम आपको आपकी ये जगह जो यरूशलेम है ये आपको देंगे। उन्होंने उनको मैन पावर भी दी, पैसा भी दिया यहूदियों ने इंग्लैंड को, बरतानिया को, और इस तरह से अल्टीमेटली ये जंग जीत गए बरतानिया। फिर क्या हुआ जी, इन्होंने जो है यहूदियों को यहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुआहिदा था इंग्लैंड के साथ। तो यहाँ पे यरूशलेम में आके वो रहना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। बेसिकली वो यहाँ के लोग नहीं थे, वो माइग्रेटेड होते गए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनको फैसिलिटेट कौन कर रहा था? इंग्लैंड कर रहा था। फिर आगे वक्त आगे चला, फिर जनाब वर्ल्ड वार 2 हुई। यहाँ पे अब रहने लग गए लोग, यहाँ पे यहूदी रह रहे थे। वर्ल्ड वार 2 हुई 1939 में, 45 तक चली ये जंग। इसके अंदर भी बरतानिया था और जर्मनी की मेन जंग थी। बरतानिया की तरफ USA था और इधर जर्मनी के साथ जापान और ये नीचे इटली था जी। हिटलर इसके अंदर आपने सुना होगा, हिटलर ने जंग लड़ी और यहूदियों को मारा, बहुत मारा, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, तो उसने क्रिश्चियन बहुत खिलाफ, हिटलर ने इनको मारा। तकरीबन 60 लाख इस यहूदियों को हिटलर ने मारा था। फिर अल्टीमेटली जनाब ये जो ज्यूज़ ने फिर इसको सपोर्ट किया, इंग्लैंड को सपोर्ट किया और फिर इंग्लैंड जीता। फिर जब ये जंग ख़त्म हुई तो इंग्लैंड बहुत कमज़ोर हो गया था जनाब। वर्ल्ड वार 2 के बाद इंग्लैंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो फिर इलाके छोड़ना शुरू हो गए। जितने भी इलाके छोड़े इंग्लैंड ने इसी दौर में छोड़े हैं। बरसगीर को इसने छोड़ा, फ़लस्तीन को इसने छोड़ के ये बाहर निकला इंग्लैंड। तो ये जब निकल के जा रहा था तो इजराइलियों ने कहा, यहूदियों ने कहा, यहूदी ये वही थे ना, बनी इसराइल के लोग थे। आगे जाके फिर इनको यहूदी कह दिया गया, फिर इनको इसराइली इसीलिए कहा जाता है। ठीक है। तो फिर ये इसराइलियों ने कहा कि हमें एक ऑफिशियली तो डिक्लेयर करके दें, यहाँ हम रह तो रहे हैं लेकिन आपने हमसे वादा किया था, डिक्लेयर तो करके दें। फिर जाते जाते इसने क्या किया, 1945 में UNO बन चुकी थी, तो इसने सारा मामला UNO के हवाले कर दिया। UNO ने फिर ये केस चलाया और फिर 2 स्टेट सोल्यूशन दिया जी। कौन सा सोल्यूशन दिया जी? 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ ये है कि 2 कंट्रीज़ यहाँ पे 2 स्टेट बन जाएंगी, जिसके अंदर फ़लस्तीनी भी रहेंगे और इसराइली भी रहेंगे। तो यहाँ पे जो यहूदी मौजूद थे लेकिन ऑफिशियली उनको मुल्क नहीं बना था, तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, चलो मुल्क तो मिल रहा है। तो उन्होंने ऑफिशियली 14 मई 1948 को 14 मई 1948 को अपना मुल्क डिक्लेयर कर दिया इज़राइल। लेकिन जो यहाँ पे फ़लस्तीनी थे या आसपास के जितने भी ये अरब ममालिक हैं, इन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने अगले ही दिन 15 मई को हमला कर दिया इज़राइल के ऊपर। यहाँ पे फिर एक सरप्राइजिंग रिज़ल्ट सामने आया। इज़राइल ने इनको अभी एक दिन जो जिसको एक रात हुआ था बने, उस इज़राइल ने इन सारे अरब ममालिक को शिकस्त दे दी, जिसके अंदर ये जॉर्डन, शाम, ईरान, लबनान, इजिप्ट, ये जितने भी कंट्रीज़ थे इन सारों को शिकस्त दी। तो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट, क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट थी ना USA की, इंग्लैंड की, फ्रांस की। इसको कहा जाता है फर्स्ट अरब वार। क्या नाम है जी इसका? फर्स्ट अरब वार इसको कहा गया था जी। 14 मई से 15 मई तक ये जंग चली थी। फिर इस जंग के बाद क्या किया, ये जो इनको थोड़ा सा हिस्सा मिला था ना यहूदियों को इस फ़लस्तीन के अंदर, इन्होंने क्या किया जंग के बाद, क्योंकि जंग जीत गए थे, तो उन्होंने अपना इलाका फैला दिया, इलाका फैलाया। और ये जो थे यहाँ पे फ़लस्तीनी, उनको यहाँ पे यरूशलेम और यहाँ पे जो ये गज़ा का जो हिस्सा है यहाँ पे धकेल दिया। जब यहाँ पे फर्स्ट अरब वार जो कि 14 मई से 15 मई तक हुई एक दिन में, इसके बाद जब इन फ़लस्तीनी को मूव किया गया यरूशलेम और गज़ा में, तकरीबन 7.5 लाख फ़लस्तीनी था, 7.5 लाख। तो इस दिन को आज भी फ़लस्तीनी याद करते हैं। उस दिन को कहा जाता है नकबा डे। नकबा डे आज भी मनाया जाता है 15 मई को।
15 मई को ये नकबा डे मनाया जाता है, आज भी याद रखिएगा, ठीक हो गया। इसके बाद फिर आगे वक्त गुजरता गया। ये जो नीचे इजिप्ट है ना जी, ये इजिप्ट में अभी भी यूके मौजूद था, अभी इसने नहीं छोड़ा था यूके ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। बाकी इलाके तो छोड़ दिए थे, ये सारे छोड़ दिए थे, लेकिन ये अभी इजिप्ट में यहाँ पे मौजूद था। इजिप्ट को इसने जाके 52 में छोड़ा था जी, 52 में छोड़ा था, मगर इस वक्त यहाँ पे मौजूद था। तो इजिप्ट भी इसराइल की हिमायत कर रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट हेल्प कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो मुसलमान लोग थे, मुसलमानों ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों की इमदाद करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर इस शक्ल में इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, उसका नाम था अख़वानुल मुस्लिमीन। अख़वानुल मुस्लिमीन सामने आई यहाँ पे इजिप्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। ये कब बनी थी? 1928 में बनी थी जी। इसके पीछे लीडर कौन था? हसन अल बना था जी, हसन अल बना इसका नाम था यहाँ इसके लीडर का, ठीक है। फिर जब 52 में इजिप्ट से यहाँ से ब्रिटिश गया, तो यहाँ पे नया जो इनका प्रेसिडेंट आया, किंग आया, वो था जमाल अब्दुल नासिर आया। इसने भी फिर इसके बारे में हम सीक्यूज बनते हैं। इसने यहाँ पे सुइस कैनाल है ना, इस सनाई पेनिनसुला है, और इसके दरमियान सुइस कैनाल है जो कि यूएस और यूके ने बनाई थी। यहाँ से सारी यूरोप की और अमेरिका की ट्रेड यहीं से होती है। इसने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था 1956 में। ये वैसे मैं बता रहा हूँ, ये इस फ़लस्तीन वाले उसके हिस्सा नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ, एक MCQs बनता है, ठीक है। थोड़ा सा वक्त आगे चला तो ये जो वेस्ट बैंक है और ये गज़ा है, यहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, PLO, पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये कब बनी पूछता है? 1964 में बनी थी। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। PLO बनी थी 1964 में, वेस्ट बैंक में बनी थी। इसका लीडर था यासिर अराफात, ठीक है जी, यासिर अराफात। नीचे से इजिप्ट से बन गई इख़वानुल मुस्लिमीन, और यहाँ वेस्ट बैंक में बन गई ये PLO, ठीक हो गया। इसके बाद वक्त आगे चला, फिर सेकंड अरब इसराइल वार हुई 1967 में, ये शुरू हुई 1967 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये जो इधर जमाल अब्दुल नासिर था ना, इसने यहाँ पे ईरान, इराक, शाम और मिल के ना एक प्लान बनाया कि हम हमला करेंगे इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। इसराइल ने इन्होंने अगले दिन हमला करना था, एक दिन पहले इसराइल ने इनके ऊपर हमला कर दिया, और इसराइल ने इनको बड़ी शिकस्त दी। यहाँ पे बड़े बड़े कंट्रीज थे, सारे अरब कंट्री थे, और बड़ी तैयारी के साथ ये हमला करने वाले थे, लेकिन इसराइल ने इन पर हमला किया और इनको 6 दिन में हरा दिया। सेकंड जो अरब वार है 1967 में शुरू हुई, सेकंड अरब वार, इसको 6 डेज़ वार भी कहते हैं। 6 डेज़ वार पूछता है किसको कहा जाता है? सेकंड अरब वार को कहा जाता है। 1967 में शुरू हुई, 6 दिनों में ये ख़त्म कर दी थी ये, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर क्या किया? इन्होंने हरा के ये जो सनाई है इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये जो जॉर्डन है, जॉर्डन के इधर अल अकबा पोर्ट है, मैंने भी पढ़ाई है, अल अकबा पोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया। और ये जो शाम है ना, शाम का यहाँ पे एक हिस्सा है गोलन हाइट पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ये तीनों मेन जगह थी। इन्होंने सुइस कैनाल में भी कब्ज़ा कर लिया था, इन्होंने तीनों मेन जगह पे कब्ज़ा कर लिया था। आखिरकार ये जो अरब थे ये तंग आ गए। आगे फिर इसके बाद जब जमाल अब्दुल नासिर की वफ़ात हो गई, यहाँ पे एक नया प्रेसिडेंट आया, उसका नाम था अनवर सादात। क्या नाम था जी? अनवर सादात। ये जो अनवर सादात है, इसने क्या किया? इसने इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लिए। इसने अपना ताल्लुकात अच्छे करके जो सनाई का पेनिनसुला ये वापस ले लिया, सनाई का पेनिनसुला वापस ले लिया। सुइस कैनाल इसके पास दोबारा आ गई। इसने ये अच्छे ताल्लुकात कर लिए और इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया जी। इसलिए इजिप्ट ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया और ये पहला अरब मुल्क बना। पूछता है पहला कौन सा अरब मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया? तो वो इजिप्ट है। इजिप्ट कब ये इसने अपने हालात इसका नॉर्मल किए? 1978 में, याद रखिएगा, 1978 AD में ये इसने अपने इसके साथ मामलात नॉर्मल कर लिए, ठीक हो गया जी। ये जिस तहत के इसने ये एग्रीमेंट किया था एक, उसके तहत इसके पास नए पेनिनसुला वापस आया और इसके साथ हालात नॉर्मल किए। उसका नाम था कैंप डेविड एग्रीमेंट। कैंप डेविड एग्रीमेंट इसका नाम था, याद रखिएगा। फिर 1994 में 1994 में जॉर्डन ने भी अपने ताल्लुकात अच्छे कर लिए और 1994 में 94 में अपने ताल्लुकात अच्छे कर लिए और अपनी अल अकबा पोर्ट वापस ले ली। लेकिन शाम ने अपनी गोलन हाइट वापस नहीं ली, इसने अपने ताल्लुकात उसके साथ अच्छे नहीं किए। 1994 में जॉर्डन ने ले लिया अकबा पोर्ट और 78 में सनाई पेनिनसुला ले लिया अनवर सादात ने 1978, ठीक हो गया जी।
उसके बाद फ़लस्तीनियों ने अपनी जंग खुद लड़नी थी। यहाँ पे PLO मेन थी, जो कि 1964 में यासिर अराफात ने बनाई थी, तो ये यहाँ पे मेन थी। यहाँ पे क्या हुआ जनाब, यहाँ पे एक गज़ा में यहाँ पे रह रहे थे फ़लस्तीनी कैंप की सूरत में, कैंपों की सूरत में, इनके अपने घर नहीं थे। यहाँ पे एक इनका आर्मी का, इसराइली आर्मी का एक टैंक आया और यहाँ पे एक कैंप के साथ टकरा गया और काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई। तो इस तरह से लोग बाहर आए और एक स्ट्रीट लेवल पे एक जंग छिड़ गई। ठीक है, स्ट्रीट लेवल पे जंग छिड़ गई। उसके अंदर मेन जो हेड था PLO का यासिर अराफात था और दूसरी तरफ इसराइली थे। इनके दरमियान जंग लड़ गई एक स्ट्रीट लेवल पे। ठीक है, जो इसराइली थे वो कहते थे हम सारे का सारा हमारा इसराइल है, और फ़लस्तीनी कहते थे आप हमारी जो है जगह से निकलें, ये हमारी जगह है। उधर वेस्ट बैंक में थी ये PLO, लाइक गज़ा के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो गज़ा के अंदर फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी 1987 में, याद रखिएगा 1987 में। उसका नाम था हमास। इसके जो फाउंडर था उसका नाम याद रखिएगा, शेख अहमद यासीन, शेख अहमद यासीन उसका नाम था, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ जनाब, ये कैसे ख़त्म हुई ये वार, जो फ़र्स्ट इंतफादा या फ़र्स्ट अपराइजिंग इसको कहा जाता है, ये 1987 से जनाब 1993 तक चली थी। 1993 तक चली, तकरीबन 6 साल तक ये अंदर ही अंदर खाना जंगी चलती रही, लेकिन इसराइल ने इनके ऊपर ज़्यादा हमला नहीं किया और पीछे हटा और यासिर अराफात को जो है उसके लिए बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया। तो यासिर अराफात और इधर इसराइल का जो था लीडर था उस टाइम राबिन था जी। कौन था जी? राबिन, RABIN, राबिन। इन्होंने छुप के मीटिंग की ओस्लो के अंदर मीटिंग की और ये फैसला हुआ कि एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनाई जाएगी और इसराइल की अलग स्टेट होगी और फ़लस्तीन के अंदर इलेक्शन होंगे। तो इन्होंने बेसिकली जो है एक 2 स्टेट जो सोल्यूशन था जो कि UN ने पेश किया था उसको उसके ऊपर अमल दरामद करने जा रहे थे। ये ओस्लो अकॉर्ड इसका नाम है जी, ओस्लो अकॉर्ड। कब हुआ? 93 में, 1993 में। 87 में जंग शुरू हुई थी, 93 में ख़त्म हुई, ओस्लो अकॉर्ड पे ये ख़त्म हुई। इसका नतीजा ओस्लो अकॉर्ड पे ख़त्म हो गई। जब ये वापस आए तो यासिर अराफात के ख़िलाफ़ लोग हो गए। PLO का हेड जो था फ़लस्तीनी कहते हैं कि आप हमारे फ़लस्तीन का सौदा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। दूसरी तरफ राबिन के ख़िलाफ़ इसराइली हो गए कि ये सारे के सारे हम इस पर कब्ज़ा करेंगे, आपने उनको क्यों स्टेट दी है ये। तो इस तरह से ये जंग छिड़ गई। फिर इसको राबिन को जो है इसराइलियों ने कत्ल भी कर दिया था, आगे जाके कत्ल कर दिया था इसको। यासिर अराफात जो कि PLO का हेड था, अब लोगों का एतमाद इसके ऊपर से ख़त्म हो गया था। दूसरी तरफ जो हमास थी जो कि शेख अहमद यासीन ने बनाई थी, उसके ऊपर लोगों का अब जो है यकीन बन गया था, जो है एतमाद बनता जा रहा था। अच्छा, जो इन्होंने ये मीटिंग की थी, पीस की तरफ गए थे, तो UN ने इनको नोबल पीस प्राइज़ भी दिया था 94 में। पूछता है यासीन या अराफात और राबिल को जो नोबल पीस प्राइज़ मिला, कब मिला? 1994 में, अगले ही साल। 93 में इन्होंने ओस्लो अकॉर्ड किया था, 1994 में इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला था। फिर जनाब ये 1993 में तो ख़त्म हो गया। फिर वक्त आगे चला जनाब, 2004 के अंदर यासिर अराफात की डेथ हो गई। फिर न्यू जो हेड आया महमूद अब्बास, इसका PLO का नया हेड आ गया, महमूद अब्बास, ये नाम याद रखिएगा। फिर ये एक दोबारा जंग छिड़ गई 2000 के अंदर। उस वक्त इसको सेकंड इंतफादा कहा जाता है, 2005 में। ये भी इसी तरह किसी बात पे इनकी लड़ाई शुरू हो गई आपस के अंदर, खाना जंगी में। तो ये इसी जंग के दौरान 2004 में शेख यासिर अराफात की भी डेथ हो गई थी और नया महमूद अब्बास आया था, PLO का हेड। दूसरी तरफ हमास का हेड कौन था जी? शेख अहमद यासीन था, ये याद रखिएगा। फिर सेकंड इंतफादा ये चलता रहा 2005 तक। फिर ये कैसे ख़त्म हुआ? इसराइली पीछे हटे। इसराइलियों ने जो आर्मी डाली हुई थी अपनी गाज़ा के अंदर और इधर वेस्ट बैंक के अंदर से इन्होंने अपनी आर्मी निकाल ली। इन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी आर्मी निकालते हैं, अब ज़्यादा जो है फसाद नहीं करते। इन्होंने अपनी आर्मी निकाल ली। फिर यहाँ पे इलेक्शन हुए 2006 में। फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो कि बनाई गई थी, उसके अंदर 2 पार्टी थी, PLO और हमास। PLO का हेड न्यू था, वो था हमारे पास महमूद अब्बास। और जो हमास का लीडर था ना शेख अहमद यासीन, ये भी इसकी भी डेथ हो गई थी। इसके बाद इस्माइल हानिया आ गया था। तो इस्माइल हानिया और PLO का हेड महमूद अब्बास के दरमियान इलेक्शन हुआ और इस्माइल हानिया जीत गया, क्योंकि हमास का लीडर था। आपको पता है लोगों का एतमाद पहले इंतफादा के अंदर PLO से उठ चुका था। तो हमास जो है भारी भरकम अक्सरियत से जीती। लेकिन जो अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह चाहते थे कि
PLO का हेड महमूद अब्बास जीते। तो हुआ ये कि अमेरिका ने और इंग्लैंड ने महमूद अब्बास को सपोर्ट किया और उसने इक़्तिदार ट्रांसफ़र करने से इनकार कर दिया इस्माइल हानिया को। इस तरह से इन दोनों की आपस में जंग छिड़ गई। इन्होंने क्या किया, वेस्ट बैंक के अंदर जितने भी हमास के लोग थे वो उन्होंने निकाल दिए PLO वालों ने, और हमास के अंदर जितने भी PLO के लोग थे हमास वालों ने उनको निकाल दिया। इस तरह से ये जंग चलती रही। फिर 2012 में फिर ये दोनों बैठे, PLO और हमास आपस में 2006 में इलेक्शन हुए थे, फिर 2012 में जाके ये आपस में बैठे और फिर पीस एग्रीमेंट किया इन्होंने, जिसको कहा जाता है दोहा अकार्ड, पीस कर लिया था। फिर ये आगे वक्त चलता गया, 2012 की बात है। फिर 2023 में तकरीबन 11 साल बाद 7 अक्टूबर 2023 में, अभी करंटली पिछले साल, हमास ने क्या किया, हमला कर दिया इसराइल पे। एक फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पे इन्होंने हमला कर दिया। इस हमले का नाम इन्होंने कहा अल-अक्सा फ्लड इसका नाम रखा, ठीक है। और किसने प्लान किया था, मोहम्मद डेफ ने, जो कि इनका मिलिट्री जनरल था ये। क्योंकि यहाँ पे जो इस्माइल हानिया था वो हमास में रह नहीं रहा था, यहाँ पे मोहम्मद डेफ आली नाल था। जो इस्माइल हानिया था वो खुद हमारे पास इधर दोहा में रह रहा था, कतर में या दोहा में रह रहा था, इधर रह रहा था वो। इस्माइल हानिया खुद यहाँ पे नहीं रह रहा था सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से। फिर जो हमला किया इन्होंने इसराइल के ऊपर, 300 बंदे इनके मर गए, 150 को इन्होंने कैदी बनाया, जिनमें से एक कैदी था मेजर जनरल था निमरूद, उसका नाम था। जो इन्होंने जनरल कैद किया उसका क्या नाम था जी, निमरूद। ये करंट अफेयर्स के अंदर से भी ये MCQs बन सकता है। निमरूद जनरल था जो इन्होंने कैद किया था। फिर इसराइल ने रिटेलिएशन की, रिएक्शन दिया, उन्होंने फिर अटैक किया गज़ा के ऊपर, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक किया। इस तरह से फिर इनकी हेल्प करने के लिए फ़लस्तीनियों के इधर से इख्वानुल मुस्लिमीन ने लड़ा, और जनाब इधर से PLO ने लड़ा, इधर से हमास लड़ी, इसराइल के ख़िलाफ़ ये लड़े, ये ठीक हो गया। फिर जनाब इधर से हिज़्बुल्लाह ऊपर से लेबनान में ये भी लड़ी थी। हिज़्बुल्लाह के बारे में आपको बता दूं, हिज़्बुल्लाह 1982 में बनी थी, 1982। ये एक फ़िक़्ह जाफ़रिया से है इनका ताल्लुक़, ईरान इनको सपोर्ट करता है 1982 में। इनका जो लीडर हसन नसरुल्लाह थे, अभी ये इनकी शहादत हो गई थी, इनके बाद अभी तक कोई न्यू इनका जो है लीडर नहीं बना। हसन नसरुल्लाह था लास्ट टाइम, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ इनको फिर हिज़्बुल्लाह ने, इख्वानुल मुस्लिमीन ने, हमास ने इसको फ़लस्तीन को हेल्प की। दूसरी तरफ से इसराइल को किसने हेल्प की, उसने USA ने, इंग्लैंड ने। हालांकि USA ने तो अपना बहरी बेड़ा भी भेज दिया था, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके अंदर पता नहीं कितने हज़ार फौजी आ सकते हैं और कितने ज़्यादा जहाज़ एक वक्त में लैंड कर सकते हैं। यहाँ पे मेडिटेरियन सी में एक तो यहाँ पे पहले ही मौजूद था, उसका नाम था गरलैंड फोर्ड, GERLAND, गरलैंड फोर्ड था मौजूद, वो भेज दिया। दूसरा फिर भेजा DD हाइज़नहोवर, आइज़नहोवर, DD हाइज़नहोवर, और ये 2 एयरक्राफ्ट भेज दिए उसकी मदद के लिए। पूछ सकता है, MCQs आ सकता है। जंग लड़ रही है, कभी कोई हमला करता है कभी कोई, तो MCQs के लिहाज से अभी जो ईरान इराक का जो कन्फ्लिक्ट, जो एक दूसरे पे हमला किया ईरान ने, उसके बारे में MCQs बन सकते हैं, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। 1 अप्रैल 2024 को क्या हुआ, 1 अप्रैल 2000 पहले शुरुआत की इसने, इसराइल ने। इसने क्या किया, यहाँ पे शाम में सीरिया के अंदर इनकी एक एम्बेसी थी, ईरानियन एम्बेसी, वहाँ पे हमला कर दिया और ईरान का एक जनरल भी वहाँ पे शहीद हो गया था, ठीक हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, ईरान वालों ने फिर कब हमला किया, इन्होंने कब जवाब दिया, IRGC इनकी है जी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, IRGC। इन्होंने हमला किया कब, इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ मिज़ाइल भेजे हिज़्बुल्लाह की मदद से। 13 अप्रैल को उन्होंने जवाब दिया। फिर दोबारा उसने हमला किया इसराइल ने 19 अप्रैल को इस्फहान में। तो ये 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये एक टेंशन सी रही थी। फिर इसी दौरान जनाब ये जो ईरान और हिज़्बुल्लाह और हमास, इनके जो आपस में ये इसराइल के ख़िलाफ़ जंग होती रही, तो इनके दरमियान कई शहादत हुई। सबसे पहले एक इनकी ईरान के जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रेज़ी साहब की डेथ हुई, कहा जाता है उसमें कहीं ना कहीं इसकी इसराइल का हाथ है। 19 मई 2024 को इनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था, इब्राहिम रेज़ी साहब का जी। ये ईरान के प्रेसिडेंट थे, 8th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उनकी 63 एज थी 19 मई 2024 को। फिर एक और यहाँ पे शहादत हुई है इस्माइल हानिया, जो कि हमास के लीडर थे। ये जो नए लीडर मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के थे, उनकी सेरेमनी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। 31 जुलाई को डेट याद रखिएगा, 31
जुलाई को इस्माइल हानिया आए हुए थे ईरान में, तो वहाँ पे ये इन्होंने इसको शहीद कर दिया इस्माइल हानिया को 31 जुलाई को। फिर इन्होंने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, ईरान ने और हज़बुल्ला ने जो है एक 200 से ज़्यादा मिसाइल को उसी दिन 31 जुलाई को ही दोबारा वापस हमला कर दिया था इसराइल के ऊपर, याद रखिएगा। फिर हज़बुल्ला का जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, इसकी भी डेथ हो गई 27 सितंबर। अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो पिछले महीने 27 सितंबर को हसन नसरुल्लाह ये हज़बुल्ला के लीडर थे। ये वहीं इन्होंने लेबनान के अंदर, असल में जो हज़बुल्ला वो लेबनान में है। ये हज़बुल्ला के लीडर आ रहे थे 1992 से लीडर आ रहे थे ये हसन नसरुल्लाह, अभी तक न्यू लीडर इन्होंने नहीं बनाया, वही थे। फिर जो ये हमास था ना, हमास के लीडर इस्माइल हानिया को दिया। फिर नया जो आया था याह्या सिनवार, उसका नाम था जी याह्या सिनवार, इसको भी इन्होंने इसराइल ने कल कर दिया इसी महीने अक्टूबर को। आज हमारे पास 25 तारीख़ है, तो 16 अक्टूबर को इसको याह्या सिनवार को तक। इसकी सोशल मीडिया पे भी वीडियोस आई हुई हैं, वो आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो वो देख लें। याह्या सिनवार जो है इसराइल को ये जो काफ़ी वक्त से मतलूब था, वो कहते हैं कि जो 7 अक्टूबर को अटैक किया था ना हमास ने, इसके पीछे यही मास्टर प्लान था। बहरहाल जो हिस्ट्री जितनी मैंने बताई इसराइल के बारे में, 1-2 MCQs बनते हैं। इसका कैपिटल है अल तवीव, ठीक है। आप सर्च करें गूगल पे तो यरूशलेम आ जाता है, लेकिन ये अल तवीव इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी शेकल है जी, SHEQEL, याद रखिएगा, शेकल इसकी करेंसी है। PM इसका नेतन्याहू, आपको पता है। प्रेसिडेंट इसका हरजोग है जी, HERZOG, हरजोग इसका। पार्लियामेंट इसकी नेसेट है, पार्लियामेंट का नाम क्या है जी, NESSET, नेसेट इसकी पार्लियामेंट का नाम है, याद रखिएगा। ये कब इसकी फाउंडेशन पड़ी गई थी, कब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, 14 मई 1948 को, 1948। और फिर इसके अगले दिन ही 15 मई को अरबों ने इस पर हमला कर दिया था, वो मैंने अभी आपको बताया है। ये मैंने आपको मैप से बता दिया, इसको नोट से जल्दी मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या क्या बताया है, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, इससे पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये मैंने आपको बता दिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए, फिर इनसे बनी इसराइल की नस्ल ये आगे फैलती गई। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। आगे फिर मैंने आपको बताया कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ मिस्र में जाके रहे और वहाँ पे बादशाह बने, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ जाके रहने लग गए थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है इधर फ़लस्तीन से माइग्रेट करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में रहने लग गए। अब बनी इसराइल जो है वो मिस्र में रह रही थी, तो फिर बनी इसराइल के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद। कहाँ पे जी, बनी इसराइल में। उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो पूरी बनी इसराइल है वो उन मिस्रियों के ग़ुलाम बनी होती है, क्योंकि उन्होंने दीनी तालीमात को छोड़ दिया होता है। इस वजह से उनके ऊपर मिस्री जो है वो गालिब आ चुके होते हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको आज़ाद करके जो है फ़लस्तीन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। सनाई पेनिनसुला पे जब कोई तूर पे वहाँ पड़ाव करते हैं, वहीं पर बनी इसराइल पे मनो सलवा उतरता है कई साल तक। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो है वही उतरती है, तो वो अपनी कौम को दावत देते हैं, तो कौम उनको कबूल नहीं करती उनकी दावत को, तो अल्लाह ताला फिर उनको सज़ा देते हैं। तो जिस जगह जा रहे होते हैं, बजाय उनको वहाँ पहुँचाने के, तो अल्लाह ताला उनको वहीं सनाई पेनिनसुला पे जो पहाड़ होते हैं वहीं उनको भटका देते हैं। ठीक है, अब जो है बनी इसराइल कई साल तक वहाँ रहने लग जाती है। वक्त आगे गुजरता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जिस जगह वो जा रहे थे, आज उनको जो है यहूदी ज्यूज़ उसको उस जगह को कहते हैं हज़रत द प्रोमिस लैंड। जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेके जा रहे थे, द प्रोमिस लैंड। ठीक है, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए। दाऊद अलैहिस्सलाम फिर उनको वहाँ सन्नाई पेनिनसुला पे ये रह रही थी बनी इसराइल, वहाँ से इनको फिर जो है फ़लस्तीन की तरफ लेके जा रहे थे। तो आगे जालूत वहाँ पे बादशाह था उस वक्त का बादशाह कौन था जी, फ़लस्तीन का जालूत था, यरूशलेम का। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वहाँ उनसे जंग करते हैं और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जीत जाते हैं। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले ऐसे नबी होते हैं जो कि बादशाह बनते हैं फ़लस्तीन के, याद रखिएगा। ठीक है, पहले नबी बादशाह थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अगर पूछ रहे इस बनी इसराइल के पहले नबी कौन से थे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, हम थे, याद रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए बनी इसराइल में। उन्होंने फिर उस वक्त सुलेमान टेम्पल बनाया, जिसे आज के दौर में, जब हज़रत उमर के दौर में ये फ़तह हो गया था, तो फिर सुलेमान टेम्पल का नाम रख दिया गया मस्जिद अल अक्सा। ठीक है, मस्जिद अक्सा ये बाद में नाम रखा था। उस वक्त इसको सुलेमान टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल कहा जाता था, ये क्योंकि उस वक्त तौरात थी की किताब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो तौरात किताब थी वही चल रही थी। तो वही बनी इसराइल, आज भी जो यहूदी हैं वो
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात की पैरवी करते हैं, जो आज अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। वक्त आगे चला 587 बीसी में जी, 587 बीसी में बख्त नसर उठा इराक से। कहाँ से आया था जी ये? इराक से आया था, बेबीलोन एम्पायर से उठ के आया था, जहाँ पे हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है ना, मैंने आपको पिछले टॉक में पढ़ा है। ये वहाँ से उठ के आया, बख्त नसर इसका नाम था। इसने आके सुलेमान टेम्पल से पर कब्जा कर लिया और वहाँ पे जो यहूदी थे उनको भगा दिया, और उनके पास जो ताबूत सकीना था, जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के जो है कपड़े थे और उनका असा था, वो उनसे छीन के वापस आ गया। इनका यहूदियों का मानना था कि जब तक हमारे पास ये ताबूत सकीना रहेगा, हम किसी भी कौम से जो हार नहीं सकते। तो ये भी उनसे बख्त नसर छीन के वापस चला गया इराक में। 587 बीसी में ये आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया, वक्त आगे चला, जो है 70 साल तक ये इनका जो फर्स्ट टेम्पल था वो जो है खस्ता हालत में रहा। 70 साल के बाद साइरस द ग्रेट उठ के आया ईरान से। कहाँ से आया जी? ईरान से। इसने क्या किया, दुनिया से जो है फिर ये जितने भी इनको भगा दिया था ना बख्त नसर ने यहूदियों को, इसने उन यहूदियों को इकट्ठा करके वापस बुलाया और इनको बना के दिया दूसरा सुलेमान टेम्पल, उसको दोबारा तामीर कराया। उसका नाम आज कहा जाता है सेकंड टेम्पल, उसको कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर ये टेम्पल 430 साल तक रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर वक्त आगे चला, अब जो है यहूदी वहाँ पे रह रहे हैं फ़लस्तीन में। इसने साइरस ने इनको इकट्ठा किया हुआ है। वो वहाँ से माइग्रेट हो गए, उनकी अपनी ज़मीन नहीं है। असल जो लोग हैं वहाँ के, वो पहले से फ़लस्तीनी जो लोग रह रहे थे, वो असल वहाँ के बाशिंदे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद फिर टाइटस आया, वक्त आगे चला 70 बीसी में टाइटस आया। टाइटस ने फिर उसी सेकंड टेम्पल को गिरा के फिर यहूदियों को मार भगाया, सारों को मार भगाया। अब वहाँ पे कौन रह रहे हैं जी? जो वहाँ पे मौजूद पहले से फ़लस्तीनी वो रह रहे हैं। जो यहूदी आए थे माइग्रेटेड, उनको टाइटस ने जो है तहतूस ने मार के भगा दिया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यहाँ पे यरूशलेम में आमद हुई। फिर यहाँ पे जो मौजूद लोग थे इधर फ़लस्तीन में, यरूशलेम में, तो ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार बने। तो इनको आज के दौर में हम ये क्रिश्चियन कहते हैं। ये इनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। तो फिर जो है अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है अपने पास बुला लिया था। तो ये हमारा मुसलमानों का कीदा ये है कि ये वापस दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ये उम्मती बनकर वापस आएंगे। लेकिन क्रिश्चियन का क्या कीदा है? क्रिश्चियन ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने जो है सूली पे चढ़ा दिया था। तो ये इनका कीदा था। इस वजह से वो जो जितने भी क्रिश्चियन थे, ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, वो यहूदियों के सख्त खिलाफ हो गए, ठीक है जी। इसके बाद वक्त जो है आगे चला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आमद हुई 571 एडी में, याद रखिएगा, ठीक है। अब फ़लस्तीन में कौन रह रहे हैं? अब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार जो थे वो क्रिश्चियन इस वक्त फ़लस्तीन में रह रहे हैं, और कुछ और लोग रह रहे हैं, ठीक है। फिर 571 एडी में फिर हज़रत अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत आई। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत आई। तो हज़रत उमर की दौर में 638 एडी में 638 एडी में फ़लस्तीन को फ़तह किया गया। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सारे इलाके फ़तह किए थे। किसके दौर में? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, 638 एडी में, याद रखिएगा। फिर जब इन्होंने ये फ़तह कर लिया यरूशलेम, फिर वहाँ जाके जो क्रिश्चियन थे वहाँ पे कुछ मुसलमान हो गए। अब जो वहाँ पे हुकूमत थी वो मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो वहाँ पे मौजूद पहले से जो ईसाई थे, उन्होंने ये मुआहदा किया कि यहाँ आप जो है यरूशलेम के अंदर किसी यहूदी को आने नहीं देंगे, किसी यहूदी को यहाँ पे प्रॉपर्टी या कोई रहाइश नहीं बनाने देंगे। तो ये हज़रत उमर से उन्होंने मुआहदा किया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा ठीक है, अगर कोई वैसे अपनी जो है होली प्लेस को विज़िट करना आए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी को रहाइश या किसी को जगह बनाने नहीं दी जाएगी। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला और ईसाइयों का आपस में मुआहदा हुआ था। फिर क्या हुआ? अब जो है वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत है, ठीक है, और ईसाइयों के साथ मुआहदा हो गया। उसके बाद फिर बनु उमैया आई, फिर बनु अब्बासी आई। फिर बनु अब्बास जब कमज़ोर हो गई तो फिर क्रिश्चियन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की। जो मुसलमानों ने उनसे वो हज़रत उमर के दौर में ले लिया था यरूशलेम, तो क्रिश्चियन ने दोबारा उसको हासिल करने की कोशिश की। फिर क्रूसेड वार हुई यरूशलेम को हासिल करने के लिए। पहली क्रूसेड वार हुई 1095 एडी से 1099, तकरीबन 4 साल ये जंग चली। तो ये सलेबी जंग इसको कहा जाता है। तो सलेबी जंग हुई थी ये। तो ये रोमन एम्पायर से क्रिश्चियन उठ के आए और इन्होंने जो है यहाँ पे यरूशलेम पे मुसलमानों पे हमला किया और इनकी हुकूमत गिरा दी थी इन्होंने। फिर मुसलमानों ने दोबारा अब किसकी हुकूमत बन गई? अब वहाँ पे ईसाइयों की हुकूमत बन गई। अब दोबारा मुसलमानों ने जो है वो यरूशलेम हासिल करने के लिए दोबारा जंग की यरूशलेम के ऊपर।
सेकंड क्रूसेड वार उसको कहा जाता है, दूसरी सलेबी जंग 1145 में शुरू हुई और ये 1150 5 साल तक तकरीबन ये जंग चली। उसके बाद मुसलमान ये जो है फतह नहीं कर पाए। फिर तीसरी सलेबी जंग हुई, थर्ड क्रूसेड वार उसको कहा जाता है, जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी साहब आए थे। 1187 से 1192 तकरीबन 5 साल ये जंग चली। उसमें कौन थे लीडर जी? सलाहुद्दीन अयूबी साहब थे ये। तो इन्होंने जो है यरूशलेम को फतह किया और ये फिर वक्त आगे चला, फिर ये सारे का सारा इलाका ओटोमान अम्पायर जो फिर सल्तनत उस्मानिया के अंडर ही आ गया था। ये सारे का सारा इराक, सीरिया, शाम, ये सारे जो फ़लस्तीन है, यरूशलेम, ये सारे का सारा इलाका ओटोमान अम्पायर के पास आ गया था। फिर वर्ल्ड वार 1 हुई, जिसके अंदर सल्तनत उस्मानिया और दूसरी तरफ बरतानिया और फ्रांस थे, तो इनकी जंग हुई। तो इस वक्त जो है ओटोमान अम्पायर बहुत मजबूत थी, ओटोमन एम्पायर बहुत मजबूत थी और इंग्लैंड के साथ इसका मुकाबला हो रहा था, फ्रांस के साथ इसका मुकाबला हो रहा था। इस वक्त जो फ़लस्तीन के अंदर यहूदी मौजूद नहीं थे, वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया वहाँ चल रही थी, वहाँ पे यहूदी नहीं थे। ठीक, जब ये जंग चल रही थी ओटोमन एम्पायर और इंग्लैंड की, तो जो है इंग्लैंड जंग हार रहा था। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया में जितने भी यहाँ पे यहूदी मौजूद थे, इन्होंने इनसे हेल्प मांगी, इन्होंने उनसे मुआहदा किया। इन्होंने कहा आप हमें मैन पावर दें, आप हमें पैसा दें, बदले में हम आपको आपकी जो है ज़मीन इधर फ़लस्तीन में, आपको यरूशलेम में, आपको यहाँ पे हम आपकी प्रॉपर्टी बना के देंगे, आपको एक अलग स्टेट बना के। ये वर्ल्ड वार 1 में मुआहदा हुआ, जिसको कहा जाता है बेलफोर्ड डिक्लेरेशन। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है जी इसको? बेलफोर्ड डिक्लेरेशन। फिर अल्टीमेटली जो ओटोमन एम्पायर हार गया, सल्तनत उस्मानिया जो है हार गई। वादे के मुताबिक जो है इंग्लैंड ने क्या किया, उनको फैसिलिटेट किया यहूदियों को, यहूदी आके फ़लस्तीन यरूशलेम में आके आबाद होने लगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर वक्त आगे चला, फिर वर्ल्ड वार 2 हुई। अब यहूदी जो है आ गए थे यरूशलेम में इंग्लैंड की मदद से। वर्ल्ड वार 2 हुई, 1939 में स्टार्ट हुई, 1945 तक गई। इसके अंदर किस किस की जंग थी? इसके अंदर भी इंग्लैंड और जर्मनी की जंग थी। ठीक है, जर्मनी, हिटलर आपने नाम सुना होगा, तो हिटलर और इंग्लैंड की ये जंग थी। इसमें भी जो है यहूदियों ने जो है इसकी ज्यूज़ ने इंग्लैंड की मदद की, उसको मैन पावर दी और उसको जो है पैसा भी दिया। मगर हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मारा। अगर फिर इसके अंदर, इस जंग के अंदर यूएसए भी आ गए थे, यूएसए और रशिया भी इसके जर्मनी के खिलाफ हो गए थे। तो जर्मनी अल्टीमेटली ये वार हार गया था। अगरचे इसने, हिटलर ने इनको मारा था, मगर फिर भी फ़लस्तीन में जो है यरूशलेम के इलाके में यहूदी मौजूद थे। वर्ल्ड वार 2 के अंदर फिर जब इंग्लैंड जीत तो गया था, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गया था, तो इसने जितने भी इलाके पे ये काबिज़ था, इसने ये इलाके छोड़ना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं, बरसगीर भी इसने उसी दौर में छोड़ा। फिर ये जितने भी इलाके थे इसने छोड़ता गया, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया। तो इसने यहाँ पे फ़लस्तीन से जब जाने लगा, तो यहाँ पे जो मौजूद यहूदी थे, उन्होंने कहा कि आप हमें ऑफिशियली तो स्टेट डिक्लेयर करके दें। तो उसने, उस वक्त यूएनओ बन गई थी, तो इंग्लैंड ने ये सारा मामला हवाले कर दिया यूएनओ के। यूएनओ में ये केस चला, फिर यूएनओ में ये केस चला, तो यूएनओ ने इसका सोल्यूशन दिया, 2 स्टेट सोल्यूशन। 1947 में ये दिया था 2 स्टेट सोल्यूशन। उसके तहत यूएनओ ने कहा कि 2 स्टेट्स होंगे, यहाँ पे इसराइल भी रहे और फ़लस्तीन भी। फ़लस्तीनियों के लिए अलग से मुल्क होगा फ़लस्तीन, और इसराइलियों के लिए अलग से मुल्क होगा इसराइल। 2 स्टेट सोल्यूशन होगा। ज्यूज़ जो है वहाँ पे यहूदी थे, उन्होंने तो इसको फ़ौरन तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा चलो मुल्क तो मिल रहा है हमें, तो उन्होंने फ़ौरन तस्लीम की इस अपॉर्चुनिटी को, और उन्होंने 14 मई अगले साल 1948 को अपना इसराइल मुल्क जो है डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली। मगर जो फ़लस्तीनी थे और आसपास के जितने भी अरब ममालिक थे, सीरिया, अरब, लेबनान वगैरह, इन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। तो ये 14 मई को बना था, तो इन्होंने अगले दिन ही 15 मई को इन्होंने हमला कर दिया इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। एक दिन के बाद ही यहाँ पे बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। एक जो ऐसा मुल्क जिसको एक दिन और एक रात हुआ था, उन्होंने इन सारे के सारे जो है अरब ममालिक को शिकस्त दी। लेकिन इसके पीछे सपोर्ट थी यूके की, यूएसए, फ्रांस की। इस वजह से इन सारे ममालिक को इसने शिकस्त दे दी। ये एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। फिर क्या किया इसने, जो है इसको थोड़ा सा इलाका दिया गया था इसराइल को यूएनओ की तरफ से। इसने जंग जीतने के बाद क्या किया, इसने और इलाकों पे भी कब्जा कर लिया। फ़लस्तीनी थे, उनको जो है वेस्ट की तरफ धकेल दिया, यरूशलेम में, और कुछ गाज़ा की तरफ धकेल दिया। जो जिस दिन इसने, इसराइल ने फ़लस्तीनियों को यरूशलेम और गाज़ा की तरफ धकेला, इस दिन को बोला जाता है नकबा डे। आज भी जो है इसको फ़लस्तीनी इसको याद रखते हैं नकबा डे के नाम से। नकबा डे में क्या हुआ था जी, तकरीबन 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को इन्होंने जो है इसराइलियों ने गाज़ा और यरूशलेम में धकेल दिया था, जो कि आज का वेस्ट बैंक है। ये हुई थी जनाब
वार, इसका नाम था फर्स्ट अरब वार। इसका नाम क्या है जी? फर्स्ट अरब वार, याद रखिएगा। 14 मई से 15 मई एक दिन की जंग थी ये हुई। फिर जनाब वक्त आगे चला, फिर ये सेकंड अरब वार भी हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। नीचे जो इजिप्ट था ना, इजिप्ट के अंदर यूके अभी भी मौजूद था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बाकी इलाके उसने छोड़ दिए थे, लेकिन मिस्र के अंदर ये मौजूद था। तो ये जब फर्स्ट अरब वार हुई थी ना, तो इसने यूके ने जो है, बरतानिया ने इसको यहाँ इजिप्ट से नीचे से इसकी हेल्प की थी। ये मैंने आपको बताया अभी, इसने मदद की थी। लेकिन वहाँ पे जो मौजूद मुसलमान थे उन्होंने अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम था अख़वानुल मुस्लिमीन। 1928 में ये बनी थी। हसन अल बना उसका लीडर था, याद रखिएगा, हसन अल बना नाम याद रखिएगा। ये जब जो गाज़ा के अंदर आगे थे कुछ फ़लस्तीनी, कुछ आगे थे यरूशलेम में। जो गाज़ा था ना, गाज़ा इन्होंने इजिप्ट के हवाले कर दिया था कि इजिप्ट के हवाले ये गाज़ा, ठीक हो गया। और जो यरूशलेम था वो जॉर्डन के हवाले कर दिया था इन्होंने, फ़लस्तीनियों ने। यरूशलेम जो है आज का ये वेस्ट बैंक है, क्योंकि ये जो यरूशलेम है ना, इधर साथ जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट पे मौजूद है, इसीलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर इसको कह सकते हैं हम। जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे ये मौजूद है यरूशलेम, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। फिर वक्त आगे चला, ब्रिटिशर्स ने मिस्र को छोड़ दिया 1952 में, 1952 में। फिर नया जो लीडर है इजिप्ट का, उसका नाम था जमाल अब्दुल नासिर। क्या नाम था? जमाल अब्दुल नासिर। फिर सुइज क्राइसिस हुआ था, वो आपको मैंने बताया हुआ है, अफ्रीका वाले टॉपिक में मैंने बताया था। फिर यहाँ पे PLO बनी वेस्ट बैंक के अंदर, PLO पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में। इसका जो लीडर था वो यासिर अराफात था, याद रखिएगा। इसके अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन अल फतेह और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी, और PLO इन्होंने बनाई वेस्ट बैंक के अंदर, याद रखिएगा। फिर सेकंड अरब वार शुरू होती है। वो कैसे शुरू होती है वो आपको बताता हूँ। ये जो जमाल अब्दुल नासिर था इजिप्ट के अंदर मौजूद, इसका इजिप्ट का जो किंग था जमाल अब्दुल नासिर, इसने क्या किया, इसने PLO और साथ ये जो इराक, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान की मदद से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अटैक प्लान किया इसराइल के ख़िलाफ़, ठीक है। 1967 की ये बात है। कब की बात है जी? 1967 की ये बात है। जिस दिन ये अटैक कर रहे थे, इन्होंने अगले दिन हमला करना था, लेकिन इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने उनके हमला करने से पहले इसराइल ने इनके ऊपर हमला कर दिया। और बड़ा ही हैरान कुन यहाँ पे नतायज सामने है। तकरीबन 6 दिन के अंदर, सिर्फ 6 दिन के अंदर इसराइल ने इन तमाम अरब ममालिक को शिकस्त दे दी थी। इसको 6 डेज़ वार भी कहा जाता है, ठीक है जी, 6 डेज़ वार। फिर इसराइल ने जंग जीतने के बाद क्या काम किया, इसने सुइस कैनाल पे कब्जा कर लिया, सिनाई पेनिनसुला पे। फिर अल-नकबा पोर्ट पे कब्जा कर लिया, जो कि जॉर्डन का था, और गोलन हाइट जो कि सीरिया के अंदर मौजूद है। इन 3 जगह पे कब्जा कर लिया। ये तीनों की 3 बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। इसराइल ने सेकंड अरब वार के बाद, जीतने के बाद, इन तीनों जगह पे कब्जा कर लिया। फिर जनाब वक्त आगे चला, इजिप्ट के अंदर जो है, फिर इसके जमाल अब्दुल नासिर के बाद अनवर सादात एक और किंग आया। इसने क्या किया, इसने 1978 में इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करके जो सिनाई पेनिनसुला था ना, जो सुइस कैनाल है, वो वापस ले ली और जो है इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसके बारे में हमसे क्यूज बनता है, इजिप्ट पहला अरब मुल्क है। इजिप्ट बिकम फर्स्ट अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज इसराइल। पहला अरब मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था, वो इजिप्ट था 1978 में। इसी तरह अच्छा, ये जो एग्रीमेंट हुआ था कि सिनाई पेनिनसुला वापस दे दिया, तो इसका नाम था कैंप डेविड एग्रीमेंट, याद रखिएगा, ठीक है जी। इसी तरह फिर जॉर्डन ने भी अपने ताल्लुकात अच्छे कर लिए इसराइल के साथ। 1994 में इसने अपनी अल-अकबा पोर्ट वापस ले ली, लेकिन सीरिया ने अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं किए। इसका जो गोलन हाइट वाला इलाका था वो इसराइल के पास ही रहा। अब साथ वाले जो इसके फ़लस्तीनियों के मदद कर रहे थे अरब मुल्क, वो तो अब पीछे हटने लग गए। अब फ़लस्तीनियों ने अपनी जंग खुद लड़नी थी। PLO तो बन गई थी वेस्ट बैंक के अंदर, लेकिन फिर यहाँ पे 1987 में देख रहे हैं, 1987 में एक और हमास बनी गज़ा के अंदर। गज़ा एक इलाका है, ऐसा इलाका है जहाँ पे फ़लस्तीनियों को इन्होंने धकेल दिया था। वहाँ पे कोई घर नहीं है, ये कैंपों की सूरत में रहते हैं। किस तरह रहते हैं जी? कैंपों की सूरत में रहते हैं। वहाँ पे फिर 1987 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी हमास। उसके लीडर था शेख अहमद यासीन। ये नाम लाजमी याद रखिएगा, शेख अहमद यासीन ने 1987 हमास बनी थी। कहाँ पे? गज़ा में। फिर फर्स्ट अपराइजिंग या इंतफादा होता है। यहाँ के अंदर 2 जंगें होती हैं, खाना जंगी जिसको कहते हैं। यहाँ पे फ़लस्तीनियों और इसराइली के दरमियान 2 खाना जंगी हुई हैं, फर्स्ट इंतफादा, सेकंड इंतफादा। पहला अपराइजिंग या इंतफादा 1987 में शुरू हुआ, 1993 तक गया था। तकरीबन 6 साल तक ये खाना जंगी चली। शुरू कैसे हुआ? यहाँ पे गज़ा के अंदर थे फ़लस्तीनी जो कैंपों की सूरत में रह रहे थे, यहाँ इसराइल की फ़ौज का टैंक टकरा गया और कई मौत हो गई। तो लोग बाहर निकले, आहिस्ता आहिस्ता इनका क्लैश शुरू हुआ, तो एक दूसरे को ये मारने लग गए, तो पथराव हुआ। तो इस तरह ये जाके
6 साल तक आहिस्ता आहिस्ता ये जो है खाना जंगी चलती रही। फिर ये फर्स्ट इंतफादा ख़त्म कैसे हुआ, ये जो PLO का हेड था यासिर अराफात, इसने क्या किया, इसने राबिन जो कि उस वक्त का इसराइल का लीडर था उससे मुलाकात की ओस्लो में मुलाकात की। उसका नाम है जी ओस्लो अकॉर्ड। उसके इसने मीटिंग की और एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ। उसके तहत एक इन्होंने क्या मुआहदा किया, एक पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी बनाई जाएगी और एक इजराइल अथॉरिटी होगी। यानी कि इन्होंने बेसिकली 2 स्टेट सोल्यूशन जो UN ने दिया था वो तस्लीम कर लिया था कि फ़लस्तीनियों की अलग स्टेट होगी और इसराइलियों की अलग स्टेट होगी, दोनों के अपने अपने इलेक्शन हो गए। यासिर अराफात PLO का हेड ये तस्लीम करके आ गया। जब ये वापस आए तो फ़लस्तीनियों ने इस पे बड़ा गुस्सा हुए PLO के हेड पे। इन्होंने कहा कि आप अपने हमारे फ़लस्तीन का, हमारे इलाके का आप सौदा करके आ गए हैं, तो इसके ख़िलाफ़ हो गए PLO के। अब दूसरी तरफ हमास था, अब लोगों का एतमाद हमास के ऊपर बनने लग गया, शेख अहमद यासीन पर। दूसरी तरफ जो राबिन था इसराइली भी उसके ऊपर गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि आप उनको ये फ़लस्तीन जो है ये इलाका क्यों देके, हम सारे के सारे इलाके पर कब्ज़ा करेंगे। इन्होंने फिर क्या किया, इसराइलियों ने अपने लीडर जो राबिन था उसका कत्ल कर दिया था। यासिर अराफात और रोबिन ये जनाब पीस की तरफ आए, इन्होंने पीस और 2 स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम किया। इसी वजह से फिर इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था 1994 में, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, फ़लस्तीनियों ने PLO की हिमायत छोड़ के हमास की मदद करना शुरू कर दी। इसके बाद फिर सेकंड इंतफादा होता है, ये मैंने आपको बताया। तकरीबन 2000 में ये स्टार्ट होता है और 2005 5 साल तक ये चलता है। इसके अंदर क्या होता है, यासिर अराफात की भी इसके अंदर डेथ हो जाती है 2004 में। फिर महमूद अब्बास इसी दौरान नया PLO का हेड बनता है 2004 में। फिर ये इसी तरह आपस में खाना जंगी चलती रही 5 साल के अंदर, 5 साल तक। ये इसका ख़त्म कैसे हुआ, इसका रिजल्ट कैसे नहीं निकला। फिर यहाँ पे इलेक्शन हुए 2006 में, PLO और हमास, ये जंग ख़त्म हो गई थी 5 साल के बाद। फिर इलेक्शन हुए 2006 में जाके, ठीक है। PLO को जो पुराना हेड था यासिर अराफात वो फोत हो चुका था, तो न्यू महमूद अब्बास था। इधर से हमास का जो न्यू लीडर था वो पुराना लीडर था, इधर से जो हमास का पुराना लीडर था उसका नाम था शेख अहमद यासीन, वो भी फोत हो चुका था। जो न्यू लीडर था हमास का वो था इस्माइल हानिया। अब इलेक्शन हुए इस्माइल हानिया और महमूद अब्बास, PLO और हमास के दरमियान। रिजल्ट में क्या निकलता है आपको पता है, फ़लस्तीनी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था हमास के और PLO के ख़िलाफ़ हो गए थे, क्योंकि यासिर अराफात ने फ़लस्तीन का सौदा कर दिया था फर्स्ट इंतफादा में, ठीक है। तो महमूद अब्बास और इस्माइल हानिया के दरमियान इलेक्शन हुए। इस्माइल हानिया बड़ी तादाद में इसने PLO को हराया और ये जीत गया। लेकिन PLO ने क्या किया, PLO ने अपना इक़्तिदार ट्रांसफ़र करने से जो मना कर दिया। तो यहाँ पे फिर एक जंग दोबारा छिड़ गई। यहाँ पे PLO और हमास की आपस में जंग चलती रही। फिर 2012 में जाके ये PLO और हमास आपस में बैठे और इन्होंने पीस का एग्रीमेंट किया, उसका नाम है दोहा अकॉर्ड। दोहा अकॉर्ड में PLO और हमास आपस में बैठे थे और पीस एग्रीमेंट किया था, उसका नाम था दोहा अकॉर्ड, याद रखिएगा। फिर अभी पिछले साल क्या हुआ, हमास ने क्या किया, 7 अक्टूबर 2000 डेट याद रखिएगा, इसने हमला कर दिया इसराइल पे। एक फेस्टिवल हो रहा था, दिस वाज ऑपरेशन फ्रॉम हमास नाउन एज अल-अक्सा फ्लड प्लान्ड बाय मोहम्मद डेफ ने प्लान किया। इसमें 300 किल हुए थे, 150 तकरीबन कैदी हो गए थे। इसमें से एक हमारे पास 1 मेजर जनरल था, उसका नाम था निमरूद मेजर जनरल था। ये सवाल आ सकता है करंट अफेयर में। फिर उसके रिएक्शन में इसराइल ने जो है हमले कर दिए गजा के ऊपर, बड़े जालिम किस्म के उन्होंने हमले किए थे। उसके अंदर फिर इसराइल के खिलाफ किसने लड़ा, हिजबुल्लाह ने, जो कि ऊपर लेबनान में मौजूद है, अख़वानुल मुस्लिमीन ने, हमास ने लड़ा इसराइल के खिलाफ, याद रखिएगा। फिर UN ने अल्टीमेटली 27 अक्टूबर को ये एक मीटिंग बुलाई, उसके अंदर 120 ने तकरीबन इस जंग को रोकने के हक में वोट दिया। तो UN ने फैसला किया कि इसको जंग को रोका जाए, लेकिन इसराइल ने इस फैसले को नहीं माना, इसने इस फैसले को डिनाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो हिजबुल्लाह के बारे में मैंने आपको बताया जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ा, हिजबुल्लाह भी एक लेबनान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये एक शिया या फ़िका जाफरिया की ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान इसको सपोर्ट करता है। 1982 में ये बनी थी और हसन नसरुल्लाह इसके लीडर हैं करंट, ठीक हो गया। इधर से हिजबुल्लाह, अख़वानुल मुस्लिमीन, हमास ने हेल्प की फ़लस्तीन की, और इसराइली किसने हेल्प की, इसके USA ने, इंग्लैंड ने हेल्प की। तो USA ने तो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजी। एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा जहाज़ होता है, बहरी जहाज़, इसके अंदर कई हज़ार फ़ौज आ जाती है और एक वक्त में कई ज़्यादा जहाज़ लैंड कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर एक पहले से मौजूद था वहाँ पे, जो मेडिटेरियन सी है, गरलैंड फोर्ड। दूसरा भेजा उसने DD हाइज़नहोवर, याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 उसने भेजे थे। उसके बाद फिर अभी 2024 में ईरान और इसराइल आपस में एक दूसरे पे हमले करते रहे हैं, इसके बारे में MCQs बनते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ।
तो 1 अप्रैल 2024 के बारे में, 2024 को इसराइल ने अटैक किया ईरानियन एम्बेसी पे जो कि सीरिया में था, दमस्कस में था, याद रखिएगा। फिर उसके जवाब में IRGC ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हमला किया 13 अप्रैल को हिजबुल्लाह की मदद से। ठीक हो गया। इसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जो कि ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। फिर 19 अप्रैल को दोबारा इसने हमला कर दिया वापस, इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, इस्फहान पे हमला किया, एयर बेस पे ईरान की। ये 1 से 19 तक इस तरह की टेंशन ये जारी रही। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शहादात हुई हैं, शहादा उसमें एक सैयद इब्राहिम रेजी का असल नाम है सैयद इब्राहिम रसूल सादाती, जिनको इब्राहिम रेजी कहा जाता है। 19 मई 2024 को इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। कहाँ पे? खुदा अफाविन की जगह पे। 63 एज थी इनकी, 8वें ये प्रेसिडेंट थे। फिर आगे 31 जुलाई को, ये 19 मई को है ना, अगले महीने 31 जुलाई को यहाँ पे इलेक्शन हो गए थे। मसूद पेज़ेश्किन नए वो बने थे, तो इस्माइल हानिया यहाँ पे आए थे जो कि हमास के लीडर थे। इनकी सेरेमनी अटेंड करने मसूद पेज़ेश्किन की। तो यह दौरान इसके यहाँ पे जो है इसको शहीद कर दिया गया, इस्माइल हानिया साहब को शहीद कर दिया गया यहाँ पर। फिर इसके जवाब में ईरान और हिजबुल्लाह ने उसी दिन ही 31 जुलाई को ही क्या किया, इस 31 जुलाई को ही हमला कर दिया वापस इसराइल के ऊपर, याद रखिएगा। एक सीरीज़ ऑफ मिसाइल फेंकी थी ये इन्होंने इसराइल के ऊपर। फिर अभी हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर पिछले महीने 2024 को हसन नसरुल्लाह को इन्होंने, जो कि 1992 से हिजबुल्लाह का लीडर चलता रहा था, जो कि लेबनान में है, इन्होंने उसको शहीद कर दिया। फिर जब इस्माइल हानिया की शहीद हो गए थे, उसके बाद नया लीडर बना था हमास का याह्या सिनवार, इन्होंने उसको भी शहीद कर दिया। इन्होंने उसको 16 अक्टूबर, ठीक है आज 25 अक्टूबर है, तो इन्होंने 16 अक्टूबर को तकरीबन 10 दिन पहले इन्होंने उसको शहीद कर दिया, याह्या सिनवार को भी इन्होंने। और याह्या ये मानते थे कि ये मास्टरमाइंड था 7 अक्टूबर वाले अटैक पे। इसके बाद मैंने आपको फिर बताया इसराइल एक ओनली ज्यूइश स्टेट है दुनिया में, तल अवीव इसका कैपिटल है, इसकी करेंसी है न्यू शेकल, याद रखिएगा। इसके PM का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इसके प्रेसिडेंट का नाम है आइसाक हेर्जोग, पार्लियामेंट इसकी नेसेट है, 14 मई 1948 इसकी फाउंडेशन डेट है। तो ये आपको मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री इसराइल के बारे में बता दी है। नोट्स आप लाजमी लिखिएगा।